वो 24 पे क्यों चल रहा है? एक 24 पे चल रहा है। सबके टेम्परेचर डाउन करो। 24 पे कुछ छात्र वहीं पर जो ऊपर नीचे कर रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि ऊपर नीचे मत करिएगा। पीछे का मुझे सूचना मिली है कि पिछली क्लास में वो बज गया है एसी। अब कहो तो क्लास रोक दें, तो मैंने उनसे कहा है भाई रात को ठीक करवा दीजिए, ये कर सकते हैं। उसने कहा सर पिछली क्लास में वो बैठ गया एसी, अब कहो तो रुकवा दूं। और ताली किस उपलक्ष्य में बजा रहे थे वो भी बता दो। पहले ताली से मास्टर जी को वहां पर, फिर ताली के बाद त की जगह ग हो जाता है, फिर यहां तक। ऐसे ही खिलाड़ियों के साथ वो जो भी है एसी को प्लीज न छुएं, रिक्वेस्ट है। सारे टेम्परेचर 18 करो भाई। और जिन लोगों को ज्यादा सर्दी लगती है वो यहां बीच में आ जाया करें ताकि एसी के पास में ना रहे। सारे टेम्परेचर 18 पे कर दो। जनरल ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। कुछ छात्रों से तो मैं अभी मिल रहा हूं जो मुझे ऑनलाइन में ही मिले अभी तक। ऐसा कौन सा बैच था जो ऑनलाइन में चल रहा था पिछले 5-6 क्लास? जनरल ज्योग्राफी जो हुई है शुरू, तो समझ आ रहा था या नहीं आ रहा था? बाकी आपने देखा है ऑनलाइन में क्या ही चलता रहता है, वो उनके मुकदमे ही अलग चलते रहते हैं। चलिए, तो सभी लोग कॉपी पेन हथियार तैयार हैं? बात कर रहे थे किस पे? पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से ही शुरू करते हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछिएगा। कोई डाउट क्लास के प्रारंभ में? कोई डाउट जो हमने पिछली क्लासेस ली हैं? साइलेंस प्लीज, साइलेंस 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 साइलेंस। हाँ जी, हमने इससे पहले पृथ्वी की अंतरिक्ष के बारे में उत्पत्ति पर कुछ बातें की हैं। उनका ओवरलैप कुछ विज्ञान से भी है। तो विज्ञान की क्लासों में आपको पुनः बताया जाएगा पदार्थ क्या होती है, ऊष्मा क्या होता है, डार्क मैटर क्या होता है, डार्क एनर्जी क्या होती है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछें। हाँ जी, बैठ जाइए प्लीज। और कोई? यही डाउट? ठीक है, और कुछ? हाँ जी, सेफीड क्या होते हैं? फिर कहा ये साइंस की चीजें हैं। साइंस में जैसे हमारे पास जो खगोलीय पिंड हैं, कई प्रकार के खगोलीय पिंड हैं, जिसमें हमारे पास पल्सर होता है। पल्सर क्या होता है? पल्सेटिंग न्यूट्रॉन स्टार। क्वासर क्या होता है? क्वासी स्टेलर बॉडी। उसी तरह से सेफीड्स भी होते हैं। आपको अगर जानना है तो अभी गूगल कर सकते हैं, भूगोल का उससे कोई खास लेना देना नहीं है। ठीक है, खगोलीय पिंड है। ठीक है, और कुछ? हाथ खड़ा करके। यार हम पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर की बात कर रहे हैं हम। पी तरंगों की हमने बात की। हमने कहा पी तरंग ठोस में भी जाती है और किस में जाती? तरल में भी जाती। तो यहां किसी यूट्यूब टीचर ने उसको सॉलिड लिक्विड गैस कराया, तो सब छात्र ये पूछे सर गैस में जाती कि नहीं? गैस में। अंदर गैस है, अंदर गैस है, तो फिर क्यों गैस का वो हो रहा है? गैस फिर प्लाज्मा और ये सारी चीजें। तो मैं वही कह रहा हूं कि जो आपका अगर एनसीईआरटी में वो दिया हुआ है तो पी जो है, पी सारे माध्यमों में चल सकती, लेकिन है क्या? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो नहीं है, वैक्यूम में नहीं चल सकती। तो उसकी गति बदल जाती जैसे जैसे उसके घनत्व बदलेंगे। ठीक है, तो ये पी का हुआ। फिर भी मैं थोड़ा सा आपके लिए विज्ञान लाया हूं, तरंगों का विज्ञान, वो फिर दिखा देंगे। और कुछ? और कुछ? सर्वेश पटेल, सबसे खतरनाक तरंग कौन सी है? सर्वेश, ये तरंग जो आपने छोड़ी अभी, सबसे खतरनाक। सोचिए, तरंगे हैं जिनका हम उपयोग कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, कह रहा है सबसे खतरनाक। एकदम सनसनी मचाने के लिए सवाल होता है और कुछ नहीं होता। तो एक सवाल इनका आया है कि भाई सूर्य तो बड़ा है, सूर्य पृथ्वी से बहुत बड़ा है, ये हमारा सूर्य है, ठीक है, और ये हमारा कोई भी ग्रह है, मान लीजिए कोई भी ग्रह है। तो इनका यह कहना है कि सूर्य अगर बड़ा है
तो सूर्य से किरणें तिरछी कैसे आ सकती हैं? यही सवाल है, और तो कोई सवाल नहीं। ठीक है, तो अब हमने कहा कि तिरछी आती हैं, हमने कहा सूर्य की किरणें तिरछी आती हैं, हमने तो नहीं कहा, हमने नहीं कहा। पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण कम होता है, ये है, ये हम पढ़ते नहीं है। हम मजे मजे से अनौपचारिक भाषा में क्या करते हैं, आहा तिरछी आ रही, ये देखो इस वाले को देखा, ले तुझे तिरछी मार रहा हूं। क्यों तिरछी मारेगा? बिल्कुल नहीं मारेगा, बिल्कुल भी नहीं मारेगा, ऐसे ही आएगी। जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही आएगी, सवाल ही नहीं कि तरंग तिरछी हो जाए। लेकिन आप ये सोचिए कि अब ये पृथ्वी की सतह है, थोड़ा समय से पतला करना चाहूंगा, ये पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, इस पर ये तरंग लेकर आते हैं, इसका ये सतह ऐसी है ना, सतह के किस कोण पर आकर लग रहा है, कितने डिग्री एंगल पे लग रहा है? 90 डिग्री। अगर आप यहां पर खड़े होते, अगर आप यहां पर खड़े होते तो ये सतह है ना आपकी, तो अगर आप यहां खड़े होते तो आप ऐसे खड़े होते, यहां होते तो आप ऐसे खड़े होते, यहां हैं तो आप ऐसे खड़े होंगे, होंगे कि नहीं? तो मुझे बताइए कि अगर सतह ये है और उस पर सूर्य की किरण ये आई, तो एक कोण पर आई कि नहीं आई? अब बेटा कल्पना नहीं करोगे तो हम ये कह रहे हैं कि यूपीएससी पास नहीं हो रहा है। तो इस वाले अक्षांश पर, इस अक्षांश पर अगर हमारे विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमेशा क्या आती? लंबवत आती हैं। हमें हिंदी भी नहीं आती, हम उसके आगे सोचते भी नहीं, चित्र भी नहीं बनाते, तो ये क्या आती है? लंबवत आती है, मतलब 90 डिग्री के कोण पर आती हैं। लेकिन जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाएगा तो ये क्या होगा? 90 से ये कितना दिखाई देने में, कितना लग रहा है? कुछ 30 लग रहा होगा, ठीक है। और यहां पर ये हमारी सतह है और सूर्य की किरण को लेकर आते हैं, सूर्य की किरण को पीले रंग की कर रहा हूं, बताइए क्या कोण है? क्या कोण है? ये तो समानांतर निकल गई, तो 0 डिग्री कोण। तो क्या हम ये कह सकते हैं 90 से 90, 45, 30, 10 और 0, जैसे जैसे ध्रुवों पर जाते हैं सूर्य की किरणों का आपतन कोण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब यही चीज एनसीईआरटी छठी और उसमें जब जलवायु का चैप्टर है वो इसे दिखाती है, बहुत अच्छे से दिखाता है। वो एक पेज ले लेगा, पेज को तिरछा करके दिखाएगा, उस पर टॉर्च लाइट मार के दिखाएगा, बहुत सारी चीजें दिखाएगा, ठीक है। बचपन में हम सब ने ये वाला किया होगा कि हाथ में वो कांच होता है, लेंस होता है, लेंस में हमने सूर्य की किरणों को संकेंद्रित किया कभी, जिससे हम कागज जलाते थे। ऐसा किया कि नहीं किया? सर मैंने कभी नहीं किया। कोई बात नहीं, अब जीवन में कईयों के अनुभव नहीं हो पाते, दैट्स ओके, इसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आपकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास में कोई चिंता होने वाली, लेकिन इसमें केंद्रित तो करना पड़ता है ना। जितना ज्यादा केंद्रित होगी ऊष्मा, उतनी ज्यादा क्या होगी? उतना ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। अब विषुवत रेखा पर जो सूर्य की किरण है वो कैसे आ रही है? ऐसे आ रही, ठीक है। लेकिन 60 डिग्री की सतह पर, ये 0 डिग्री अक्षांश, 60 डिग्री की अक्षांश पर ये किरण कैसी आ रही है? सेम किरण है, लेकिन अब कितनी दूरी पर तक को फैली हुई है? ये ज्यादा दूरी में फैल गई कि नहीं? यहां इतने बड़े क्षेत्रफल को दे रही है और यहां पर क्या दे रही है? कम क्षेत्रफल को दे रही है। तो कहां पे ज्यादा गर्मी करेगी? विषुवत रेखा पर हमने किताब से पढ़ा नहीं, हमने क्या किया? हम बैठे बैठे आपस में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा तुम्हें कैसे लगता है टेढ़ी कैसे आती है? नहीं तिरछी लगती तो नहीं मुझे। भाई थोड़ा चित्रण करेंगे, थोड़ा सा बनाएंगे। और मुझे बताइए, बचपन से अगर कोई सवाल करते थे, गणित के सवाल भी करते थे, तो साथ में बनाते जाते थे ना। तो थोड़ा सा एक अच्छा अवसर है हमारे पास कि भूगोल में एक वैज्ञानिक पहलू है, तो उसको समझना केवल वाक्य को समझने से नहीं होगा, उसका एक चित्रण कर लीजिए, हो जाएगा, सभी लोगों को समझ में आए। इससे हमारे पास निकलता क्या है? इससे हमारे पास एक विशेष बात निकलती है
कि हमारे जो विषुवत रेखा है वहां पे सूर्य का तापमान अधिक है, गर्माहट ज्यादा होती है, ध्रुवों पर जाते जाते सूर्य की किरणों के आपतन कोण के कम हो जाने की वजह से वहां पर ठंडक होती है। जिसको जिसको ऐसा नहीं वैज्ञानिकों ने बताया, एक दार्शनिक अरस्तु कह के चले गए थे कि यहां पर क्या है, उष्ण पेटी, उसके बाद शीतोष्ण पेटी और शीत पेटी। ये किसने कर दिया था? अरस्तु करके चले गए। समझ में? तो ये अगर थोड़ा सा आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सहायता हो जाएगी। एनसीईआरटी में ही ये चित्र दिए हुए, जरूर लीजिए। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात कर रहे थे, उसे कर ले थोड़ा सा। तो पृथ्वी के अंदर जाना था, देख तो पा नहीं रहे थे, देख तो पा नहीं रहे थे, तो हमने क्या कहा, एक अलग तरीका, तरंगें जो आ रही थी, हमने तरंगों का अनुभव किया, उनकी विशेषताएं मैंने आपको सूचना दी, और उस सूचना से हमें क्या समझ में आया कि उन्होंने कुछ बताया हमें। तो तरंग जो लोग नहीं समझ पाए उनके लिए एक बार फिर से थोड़ा सा दोहरा देते हैं। तो हमारी तरंगे होती हैं, कुछ तरंगे ऐसी चलती जैसे पानी की लहर आती, पानी की लहर आपने देखी होगी, इसी तरह से आती है। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश आता है, सूर्य का प्रकाश इस तरह से आता है। ठीक है, लेकिन आपने कभी बड़े बड़े स्पीकर देखे होंगे, अभी आपने देखा कांवड़ में जगह जगह पर वो बड़े बड़े टेम्पो पे स्पीकर लगाते हैं, जिससे आप देखते हैं कि धरती तक हिल रही है। तो स्पीकर ऐसा होता दिखाई देता है कि नहीं, आगे पीछे होता दिखाई देता है, वो इस तरंग से है, ये इस तरह चलती है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। जो ध्वनि की तरंगे हैं वो कैसी चलती हैं, इस तरह से चलती हैं। प्रकाश की तरंग इस तरह चलती है। बहुत सारी तरंगे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं सीज्मिक, भूकंपीय तरंगों की। तो भूकंपीय तरंगे भी दोनों तरह की होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। इनको हमने कहा पी तरंग, जो सबसे पहले आएगी वो पी तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। पी तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं, दैर्ध्य तरंग, और एस तरंग को अनुप्रस्थ भी कहते हैं। भूकंपीय तरंगे परावर्तित और अपवर्तित होती हैं। परावर्तित मतलब किसी से टकराएंगी तो मुड़ जाएंगी, और अपवर्तन का मतलब, परावर्तन तो मतलब टकरा के वापस आ जाना, ठीक है, और अपवर्तन मतलब हल्का सा मुड़ के आगे चला जाना। हमें बस इतना पता था इनके बारे में, और हमने फिर इनके लिए क्या किया, शोध करना शुरू किया, सारी वैल्यू इकट्ठी करनी शुरू की। और हमने जब वैल्यू इकट्ठी की तो यहां पे भूकंप आया, यहां पे भूकंप आया। भूकंप की तरंगे चारों तरफ फैलेंगी, चारों तरफ फैलेंगी। सबसे पहले कहां जाएंगी? ऊपर टकराएंगी, सबसे पहले ऊपर टकराएंगी, उसके बाद बाकी जगह पर जाएंगी। तो सबसे पहले कौन सी तरंग आती है? पी तरंग आती, उसके बाद एस तरंग आती है। पी तरंग के बारे में हमने कुछ विशेषताएं आपको बता दी कि पी तरंग किस में चलती है, ठोस में भी और तरल में भी चलती है, तेज चलती है। जितना ज्यादा घनत्व होगा उतनी ज्यादा तेज चलेगी, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा तेज चलेगी। और अगर घनत्व या माध्यम बदल गया तो क्या हो जाएगा? अपवर्तन होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा माध्यम बदला? आपको पता करने की जरूरत नहीं, आपको पता नहीं, वो तरंग पता करेगी माध्यम बदला कि नहीं बदला। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि, तो आप जो है अपेक्षा कर रहे थे, आप यहां पर हैं, आप यहां पर हैं, और यहां से एक भूकंपीय तरंग आ रही है, तो आप अपेक्षा कर रहे हैं यहां पहुंच जाएगी। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? क्यों? क्योंकि आपको ये इसकी दिशा दिखाई दी, इसकी ये दिशा दिखाई दी, और इसकी एक गति भी है, आपको गति भी पता है। तो अगर आपको दिशा पता हो और गति पता हो, दिशा पता हो, गति पता हो और दूरी पता हो, तो क्या अगर यहां से उद्गम हुआ इसका, तो क्या मुझे आप डेस्टिनेशन गेस करके बता सकते हैं कि नहीं? कोई अपने घर से निकला, कोई अपने घर से निकला, उसने आपको दिशा की सूचना दे दी, उसने आपको अपनी गति की सूचना दे दी,
उसने ये भी सूचना दे दी कितनी दूरी है, तो आप समय बता सकते हो कितने बजे तक आएगा, बता सकते हैं। तो हमारे वैज्ञानिकों ने, उन्हें पता है पी वेव की तरंग की गति क्या है, उन्हें पता है यहां से भूकंप आए तो सीधी इस रेखा में चला जा रहा होगा, और दूरी भी पता है, तो समय बता सकते हैं। तो इन्होंने कहा भाई ये इतने बजे आ जानी चाहिए, अगर ये इतने बजे नहीं आई तो ये इसका क्या तात्पर्य होगा, अगर नहीं आई तो क्या तात्पर्य हो, मुझे नहीं पता। मीडियम चेंज हुआ है, हो सकता है रुक गई हो, भाई कहीं पे अटक गई या कहीं पे मुड़ गए, यही हुआ ना। हम तो इसी पे इतनी इतनी ज्ञान पे, फिर उसके बाद हमने बहुत खोज कर ली। तो भाई कोई चीज आ रही थी, आपने बताया कि 6 बजे तक आपकी क्लास खत्म होती है, और आपने घर में कहा कि मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। 6 बजे नहीं आए तो मम्मी चिंता करेंगी ना, फोन करेंगे भाई क्या हुआ, तो फिर आप बताएंगे एक और क्लास लग गई इसलिए मैं यहां पर देर हो। तो यहां पर यह तरंग आनी चाहिए थी, अगर नहीं आएगी तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, मुड़ गया होगा, मुड़ गया होगा। अगर बिल्कुल ही नहीं आई तो मतलब कोई बाधा आ गई होगी। एस वेव के लिए बाधा क्या होती है, तरल, यानी कुछ तरल मिल गया होगा। पी वेव के लिए कोई बाधा नहीं होती है, लेकिन पी क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इस बिंदु पे ना पहुंचकर यहां पहुंच गई, हम कहेंगे चलो भाई पहुंचे तो सही, घर नहीं पहुंचे चाचा के घर पहुंच गए ना, समय रहते पहुंच गए, ठीक है। और उसके बाद आपके अपेक्षित समय पर नहीं पहुंची, अपेक्षित समय के बाद पहुंची, तो ये क्या दिखाता है, पी वेव आनी थी, अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंची, इसका मतलब कुछ माध्यम में हेरफेर हुआ होगा। अब आपने उसकी गति आपको पता है, उस पर पहुंचनी चाहिए थी, उसके थोड़ी देर बाद पहुंची है। जल्दी से बताइए आप क्या निष्कर्ष लगाएंगे, कहीं पर ऐसा कोई माध्यम आया होगा जिसका घनत्व कम हो गया, इसलिए पी क्या हो गई, धीमी हो गई होगी, कहीं पे धीमी हो गई, और आपकी अपेक्षा से जल्दी आ गई तो यानी माध्यम कोई ऐसा आ गया होगा जिसमें वो, तो बताइए कितना बढ़िया है। हम गेस कर सकते हैं कि अंदर क्या है, घनी चीजें हैं या हल्की चीजें हैं, ये पता चल गया, और कहां पे ठोस है और कहां पे तरल है। इतना भर काम हमें किसने कर दिया, हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने कर लिया, और भूगोल वालों ने क्या किया, उनके नोट्स टेप लिए, हमने कहा हमारा रेडी है, अब हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका मन है, आपका मन है शोध करने का, तो आप एकदम कर सकते हैं, जो मन हो जितना मर्जी शोध करिए। जैसा मैंने कहा अंतरिक्ष पे शोध करिए, बढ़िया चीज, अगर आपका मन है तो बिल्कुल करिए। सोचिए आपका शिक्षक आपको पढ़ा रहा है जलवायु, पढ़ा रहे जलवायु किस तरह से वायुमंडल होता है, इसको अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। आजकल ऐसा देखा गया है कि शहरों की जलवायु बाकी सारे क्षेत्रों की तुलना में अलग होती है। सुना आपने कि अगर मैं उत्तर भारत के मैदान की बात करूं तो शेष उत्तर प्रदेश को मैं ले लूं और शहर को ले लूं लखनऊ को, तो लखनऊ की जलवायु शेष उत्तर प्रदेश से भिन्न होगी, पटना की जलवायु शेष बिहार से भिन्न होगी। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह शहरी प्रभाव है। शहरी प्रभाव इसलिए नहीं कि शहर के लोग ज्यादा पाप करते हैं, पाप का घड़ा भर रहा है, वहां पर जिस तरह से भूमि का उपयोग किया गया, हर चीज को क्या कर दिया, कंक्रीट बना दिया है, जंगलों को काट दिया है, कोई वनस्पति नहीं है, वाष्पीकरण नहीं हो रहा है, तो वहां का जलवायु शेष क्षेत्र से भिन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है, माइक्रो क्लाइमेट। एक तो क्लाइमेट है, दूसरा क्या है, माइक्रो क्लाइमेट। मान लीजिए ये हमारे उत्तर भारत के मैदान है, उत्तर भारत के घासीय मैदान, और यहां पर क्या है, दिल्ली। सो दिल्ली का जो जलवायु होगा, दिल्ली का जो जलवायु होगा वो शेष जलवायु से भिन्न होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतनी सारी कंक्रीट की इमारतें हैं, दिल्ली में कल कारखाने उद्योग हैं, दिल्ली में बहुत सारे वाहन हैं, वो सारा अपना जितनी भी चीजें कर रहे हैं, हवा वो सारी चीज कर रहे हैं। और कई बार आप ये भी सुनते हो कि दिल्ली के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पहाड़ी क्षेत्र है, या फिर जेएनयू की बात करें वहां हल्का सा पहाड़ी क्षेत्र है, अरावली के क्षेत्र हैं, और जहां पर वन भी हैं वहां वर्षा हो रही होगी लेकिन आपके हॉस्टल के पास नहीं हो रही होगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बल्कि हवाएं भी अलग आती हैं। अब तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग हो गई, 25-30 इमारत में 25-30 मंजिल होती है, तो चलती हवा में व्यवधान आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो इसे कहा जाता है माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है, जब आपको जलवायु सिखाऊंगा
तो माइक्रो क्लाइमेट भी बताऊंगा। बट ये अब जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो ये शब्द आएगा, घबराएंगे तो नहीं। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पेड़ पेड़ के नीचे का जो जलवायु है वो शेष जलवायु से भिन्न होगी, क्योंकि पेड़ अपनी छाया देता है कि नहीं देता है। पेड़ की छाया होता है, सोचिए बड़ा बरगद का पेड़ है, उसकी बहुत बड़ी एक छत्र होगा, तो वो वहां का एक माइक्रो क्लाइमेट कर देगा कि नहीं कर देगा। तो आपके शिक्षक आपको क्या पढ़ा रहे हैं, पेड़ की छाया से जनित माइक्रो क्लाइमेट। और आप किस में, सर ये पेड़ बड़ा क्यों है, छोटा क्यों है, सर ये झुक कैसे गया, सर ये झुका हुआ पेड़ कैसे। भाई अगर इतनी रुचि है तो पेड़ क्यों झुकते हैं, पढ़ लो, है ना, बॉटनी का सवाल है, पेड़ क्यों झुक गया। यहीं पर मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, सर इसको कैसे समझ आएगा, इसका कद तो ज्यादा है, इसका कद कम है। अरे कद से क्या लेना देना, ये वाला अंग यूज करना है जो डब्बे में पैक करके रखा गया, ठीक है। तो फिर भी आपका मन है नहीं नहीं, लेकिन मुझे जो है पी तरंग जो है चाहिए ही चाहिए जीवन में। सारी उमंग और तरंग जितनी लेनी है ले लो, गूगल भरा हुआ है, सब ले लो। और बिजली की तरंग में तो मैंने आपको कई बार कहा, बस एक तार लगानी है, सारा करंट अफेयर्स अंदर, जान बाहर, ठीक है। विकास कह रहे हैं बोर्ड का कलर बदलो, भगवान कह रहे हैं, एक तो यहां पे भगवान भी है ईश्वर भी है, सर प्लीज बोर्ड का कलर बदल दीजिए सर, क्वालिटी में इसमें कुछ मजा नहीं आ रहा है। भाई ये बोर्ड का कलर कल से बदल देना, थोड़ा सा पब्लिक डिमांड पे। एक तो पब्लिक डिमांड कंप्लीट करते करते मास्टर जी निपट जाएंगे। ये बना लिया था हम लोगों ने, किताब में कई बार ये समझ में नहीं आता है, इसलिए आप लोगों को स्पेशली ये बनवाया था कि किस तरह से। एस का तो यहां पे नंबर ही कट जाता है, भैया एस आप आगे नहीं जा सकते, 105 से 105, किसी किताब में 103 होगा तो उसके लिए भी लड़ना नहीं है, उस रेंज में है। और पी आता भी है तो पी मुड़ जाता है, फिर भी एक खिड़की ऐसी है जहां पी भी नहीं पहुंच पाता है। क्यों, क्योंकि वो मुड़ने की वजह से नहीं पहुंच पाता, और ये एनसीईआरटी में हमने किया था, ठीक है। अब हम आते हैं, ये वाला ठीक चल रहा है ये रंग, हाँ ये वाला ठीक है सर, इट इज ओके। हाँ जी, तो अब हमें देखना है, ये सब तो भूगर्भ का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारे एग्जाम में आता है, हमारे एग्जाम में आता है तो फिर अंदर निकला क्या, इतना मेहनत किया तो आपको क्या पता चला। तो हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर कई परतें हैं, और पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, सह केंद्रित आंतरिक संरचना। तो इसे लिखेंगे, ये आपका शीर्षक है। सर ब्लैक कर दीजिए, सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, कुछ भी। किसी YouTube टीचर ने कह दिया, देखो ब्लैक जब होता है उस पे सफेद होता है, आपकी आंखों पे असर कम पड़ता है, मैं ही आपके बारे में सोच रहा हूं, यही वाला टीचर है। कई नेता आंदोलन में भी पहुंचे टीचर। अरे भाई छात्र के लिए अगर नहीं खड़े हैं तो छात्र के लिए काम करेंगे ना यार। पढ़ाई के अलावा हम सारी चीजें कर लें, आए तो हम इसलिए है ना। सर गोल्डीलॉक जोन में ही अर्थ का परिक्रमा परिवर्तन होता है। बेटा गोल्डीलॉक पढ़ा चुके हैं, बार बार गोल्डीलॉक पे ना जाए, जो क्लास है वो पीछे देख लीजिए। और फिर से बताना चाहते हैं, गोल्डीलॉक फिर आपको साइंस एंड टेक में फिर पढ़ाया जाएगा। तो आप सोचिए दो दो टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो रिपीट भी हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो फिर से होगा ये वाली, जैसे मैंने आपको कहा ब्रह्मांड की बातें फिर से रिपीट होगी। कुछ मेरे क्षेत्र में वैसे नहीं आता था, बट फिर मैंने कहा कि उसे वो कर। सर ये लाइट से धुंधला दिखने लगा है, जागृति, जागृति डॉक्टर, डॉक्टर धुंधला बहुत खतरनाक होता है, इसके लिए बिटिया दिखा लेना, ऐसे गड़बड़ हो जाए। वापस आ जाए, चलो जल्दी से लिखो। भूगर्भ भूगर्भ शास्त्रियों ने भूगर्भ शास्त्रियों ने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष स्रोतों से पृथ्वी की आंतरिक संरचना
के बारे में एक समझ विकसित की है। श्रीमान एडवर्ड सुएज, श्रीमान न मक्खी है न मच्छर है, बट फिर भी रुक गया बेचारा। भाई अब तो ना कोई सा रंग तुमने ऐसे डिमांड किया, बोर्ड ही नाराज हो गया है ना। तो क्या लिख रहे थे? एडवर्ड सुएज लिख लोगे, EDWARD का हिंदी कर लेना, एडवर्ड और सुएज SWES। तो श्रीमान एडवर्ड सुएज क्या लिखवा रहा था, भूल गया। बारे में एक विकसित किए। श्रीमान एडवर्ड सुएज के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार सह केंद्रित, पृथ्वी की आंतरिक संरचना परतदार सह केंद्रित 3 परतों में देखी जा सकती है। चल गया है ये, सह केंद्रित 3 परत हैं। सह केंद्रित 3 परत, ठीक है। इसको हम इस चित्र में दिखाएंगे। ये पृथ्वी है और पृथ्वी का हम इतना हिस्सा क्या कर रहे हैं, हम इस हिस्से को बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ये 3 परत हैं। इसको क्या कहते हैं? क्रस्ट या परपटी। उसके बाद क्या है? मेंटल या भूप्रवार भी कहते हैं इसको। और तीसरा क्या है? कोर। तो परतदार है, परतदार है। हम किस पर रहते हैं? हम किस पर रहते हैं? हम परपटी पे रहते हैं। परपटी पे सागर भी है। 70% क्या है? सागरीय, और 30% कितना है? भूमि, महाद्वीपीय, ठीक है। ये सभी जानते हैं। एक छात्र है सागर, इसका नाम है, पहले से ये पहले दिन से इसको ये इशू है कि ये पढ़ता नहीं है। सर पी वेव कैसे पदार्थ की डेंसिटी बढ़ाती है? पी वेव का बढ़ाती है क्या? समझा दीजिए। ये वैज्ञानिकों की टांग हाथ सब तोड़ के निचोड़ के अपना प्रश्न बनाता है। पी वेव कैसे डेंसिटी बढ़ाती है? कोई बढ़ाती है? नहीं बढ़ाती। आप खुद सोचिए कि आप दौड़ रहे थे सड़क पे, अचानक सड़क पे एक जगह पर जल भराव है, तो आपकी गति बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी? आपके दौड़ने से तो जल भराव नहीं हुआ, फिर जब वो जल भराव खत्म होगा तो आपकी गति फिर बदल जाएगी। तो उसी तरह से पी तरंगे आ रही हैं। पृथ्वी के अंदर बहुत सारा घनत्व बदलता है। सागर रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन मैंने कल, आप उसी पे अड़े हुए थे कि ग्रहों का, आंतरिक ग्रहों का घनत्व क्यों ज्यादा है। आप प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए ना बेसिक साइंस। और रिक्वेस्ट मैंने किया जो 12वीं तक के बच्चे हैं सवाल ना पूछें, ठीक है। ये सागर कह रहा है सर एनसीईआरटी में ऐसा ही है ऐसा? अब हम क्लास को रोक दें क्योंकि सागर साहब बताना चाहते हैं कि एस वेव से घनत्व बढ़ जाता है। सागर, ना तो मैं पगला हूं ना एनसीईआरटी वाले पगले हैं, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये सब करना बंद करें। अब सागर को आगे, जी सर थैंक यू। इतने दिन से मैं इसका सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, आज तसल्ली होगी भैया, लंबा सोएगा, पूरा पैसा वसूल हो गया। यहां पर आ गए क्रस्ट। यार एक काम करो, ये चैट सारी बंद कर दो, नहीं तो सागर आएगा, भगवान आएगा, ईश्वर आएगा, सब तरह के ईश्वर अल्लाह सब आ जाएंगे।
और फिर मैं जो हूं वो हो जाऊं। और इस वाले बैच में तो मतलब हद ही कर दिया, जनरल ज्योग्राफी में तो इतने वैज्ञानिक आ गए ना, बोलो कुछ समझता कुछ। तो कैसे तिरछी कैसे हो गई? अरे तिरछी नहीं है भाई, लगती तिरछी। यहां तक आ गए, सह केंद्रित परत। अब जो काम है वो हमें प्रीलिम्स में काम करने वाला है। तो सह केंद्रित तक तो आ गए। अब इसकी मेहनत जो इन्होंने की है, इसके लिए मुझे एक बड़ा डायग्राम चाहिए। तो सभी छात्रों से अनुरोध है, चैट वैट बंद कर दे, जो मुझे पता है अधिकांश छात्र तो देख भी नहीं रहे होंगे। अब एक बड़ा डायग्राम बनाना, वो तो छोटा आपने बना लिया। परपटी, मेंटल और कोर, इनमें हल्का कौन सा होगा? परपटी हल्की होगी। क्यों हल्की होगी? 3 शब्द बताए थे, उनमें से कौन सा शब्द अभी अप्लाई होगा? डेंसिटी डिफरेंशिएशन, विभेदन। हल्की चीज ऊपर भारी चीज। अब भाषा में सटीकता आ जानी चाहिए। ठीक है, ग्रहीय संसर्जन, आंतरिक विभेदन और डी गैसिंग, गैसीय उत्सर्जन। बस इतना बोलना, आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, तो अब मैं एक बड़ी चीज बनाने वाला हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। पूरा का पूरा एक स्पेशल पेज ले लेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये हमने एक स्लाइस निकाली है। हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर अब आखिरी बार है कि हम जो है अपने भूगर्भ शास्त्रियों से बात कर रहे हैं। आज के बाद हम सिर्फ भूगोल पे आ जाएंगे, प्योर भूगोल पे। यहां जो समझ में आ गया उस निष्कर्ष को लेके हम आज मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो पृथ्वी का जो रेडियस है वो कितना? 6371 किलोमीटर। अगर कोई 72 कह दे तो लड़ना मत। अगर कोई कह दे लगभग 6400, वो भी ठीक है, चलेगा। लगभग 6400। ठीक है, और सभी लोगों से आग्रह बनाते रहिए। जब बनाते रहेंगे तो आपके दिमाग में जायज सवाल आएंगे। अगर बिना बनाए सिर्फ सिनेमा टाइप देख रहे हैं, तब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जो कोई नहीं सोच सकता, वो आप ही के पास आएंगे। तो अब ये जो ऊपर है, ऊपर जो है हमारी क्रस्ट है। ये किसने बताया हमको? ये हमारे भूगर्भ शास्त्रियों ने बताया। और यहां पानी भी बना लेंगे। तो यहां पर जहां मैंने आपसे कहा बड़ा लिखें ताकि आपकी मदद हो, तो ये क्या है? महासागरीय परपटी। और यहां क्या है? महाद्वीपीय परपटी। तो पहली चीज हमारे पास होती है परपटी। इसको अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूं हमारी परपटी 2 प्रकार की है? पानी में जलमग्न परपटी और पानी के बाहर की परपटी। सर ये 2 प्रकार की क्यों है? तो परपटी दोनों में विशेषताएं अलग हैं, दोनों के बारे में अभी समझेंगे। ठीक है, अभी ये क्लास कौन सी परपटी पे लग रही है? स्थलीय परपटी, महाद्वीपीय परपटी पे लग रही। ठीक है, उसके बाद हम यहां पर ऐसा एक वृत्त लेंगे और यहां लिखेंगे 2900 किलोमीटर। कितना गहरा आ गए हम? 2900 किलोमीटर। उसके बाद यहां पर हम एक वृत्त लेंगे और इसको लिखेंगे हम 5150 किलोमीटर। 5150 किलोमीटर। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है मेंटल। मेंटल भू प्रवार। ये मेंटल कहलाता है। और जो इसके नीचे का हिस्सा है ये सारा क्या कहलाता है? ये कोर या करोड़ भी लिखा होता है कभी कभी, करोड़। ठीक है, ये थोड़ा और भी नीचे ले जा सकता हूं मैं 5150 को, इस तरह से। तो ये मुझे किसने बताया? भूगर्भ शास्त्रियों ने बता दिया मुझे। उन्होंने मुझे एक और चीज बताई जो मैं यहां पर, ताकि मुझे वाक्यों में ना लिखना पड़े, अनुच्छेद में ना लिखना पड़े, मैं सीधा ये तीर बना रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं नीचे जाता हूं क्या बढ़ता है? घनत्व बढ़ता है
और क्या बढ़ता है? तापमान भी बढ़ता है। घनत्व क्यों बढ़ता है? घनी चीजें विभेदित होकर केंद्र में आ गई हैं, इसलिए बढ़ता है। और घनत्व इसलिए भी बढ़ता है, मैंने आपको बोला अगर ऊपर से दबाव दे दो तो भी तो चीजें अणु पास आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। तो ऊपरी परतों का दबाव और जिस प्रकार के धातु थे, जो भारी चीजें थी, वो केंद्र में आ गए, विभेदन की वजह से केंद्र में है। और तापमान अंदर क्यों है? दो कारण बताए थे, जल्दी बताइए। रेडियो एक्टिव, ठीक है, और दूसरा जो अवशिष्ट ऊष्मा थी वो, तो अंदर गर्म, अंदर गर्म। एनसीईआरटी ये भी कहती है, एनसीईआरटी ये कहती है, विशेष बता रहा हूं, परपटी में जब आप खुदाई करते हैं तो प्रति 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। ऐसा है, लिखा है कहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक मैथमेटिक्स करना चाहता हूं, इस शीट के अलावा करके बताइएगा। अगर 1 मीटर में 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस है तो 100 मीटर में लगभग कितना होगा? अगर 100 मीटर गहरा किया तो कितना होगा? जल्दी से बताइए सब लोग। कुछ ऐसा मत सोचिए कि मैं सी सेट नहीं दे रहा हूं। लगभग 3 हो गया। 1 किलोमीटर में कितना होगा? 30 हो गया। सो अगर मैं 1 किलोमीटर गहरा खड्डा खोदता हूं तो 30 हो जाता है, ठीक है। 100 किलोमीटर 300, 1000 किलोमीटर 3000, 3000, ऐसा है। और 6000 किलोमीटर मतलब 3000 इंटू 6, 18000, 18000 होगा। या हमने कहीं गलती करी है? फिर से एक बार देख के बताइए कितना। 100 मीटर में 3 डिग्री सेल्सियस, 1000 मीटर में 30 डिग्री सेल्सियस। 1000 मीटर क्या होता है? 1 किलोमीटर। 100 किलोमीटर में 300 नहीं होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस होगा ना। 100 किलोमीटर में 3000 होगा। लिखने की जरूरत नहीं, एक तो जो भी मास्टर जी बोलते हैं वो लिख लेते हैं, लिखने की जरूरत नहीं। तो गणित तुमने गलत किया था इसलिए मैंने किया। उसके बाद 1000 किलोमीटर पर 30,000 और 6000 किलोमीटर पर 6 तिया 18, 1,80,000, 1,80,000 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। कहां पर? कोर में नहीं, पृथ्वी के केंद्र में। लगभग 2 लाख डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा? तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन है कितना? किताब में पढ़ेंगे तो 6000 डिग्री सेल्सियस। इसका जवाब भी कौन देगा? भूगर्भ शास्त्री। पूछेंगे उससे कि भाई अगर तुमने ये बताया कि जो है इस एनसीईआरटी में लिख के दिया हर 32 मीटर पे 1 डिग्री करते हो तो केंद्र में कितना आना चाहिए? 2 लाख डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। लेकिन ये क्या है? 6000 डिग्री सेल्सियस। किसी छात्र ने अभी 2 दिन पहले पता नहीं अचानक बीच में पूछा, सर आपने बताया नहीं कि सूर्य का तापमान कितना होता है? हमारी बुकलेट में रहता है वो, वरना सूर्य की सतह पे आपको बताया था ना 6000 डिग्री सेल्सियस, वहां भी 6000 का आता। जो पृथ्वी के केंद्र में है वो सूर्य की सतह पर है, बट सूर्य के अंदर केंद्र में लाखों डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इस पर भी चर्चा करेंगे। ये सारी चीजें अभी हमें क्या मिली हैं? ऑब्जर्वेशन मिली हैं। अभी हो जाता है क्यों पे थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। तो ये चीजें याद करनी, याद हो जाएंगी, ये डेटा याद हो जाएगा, ये डेटा याद हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सचिन सर आपको कैसे पता कि यहां पर लाइन है और यहां पर लाइन है? ये आपको कैसे पता चली? मुझे पता चलती है कुछ। किसे पता चली? भूगर्भ शास्त्री। तो भूगर्भ शास्त्री क्या कर रहे थे? तरंगों का इंतजार कर रहे थे, तरंग आएगी जाएगी इस तरह से। तो उन्हें लगा कि यार इस लाइन पर तरंग का जो स्वभाव है वो बदल जाता है। एक गहराई पर तरंग जो है क्या हो जाती है? उसकी गति बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। इसका मतलब क्या होगा? यहां पर क्या हो रहा होगा? कुछ बदलाव आ रहा होगा, कुछ बदलाव आ रहा होगा। तो यानी एक परत खत्म, दूसरी परत शुरू, परपटी खत्म, मेंटल शुरू। ये हमें किसने बताया? श्रीमान मोहो ने।
मोह, तो आपने पढ़ा होगा मोह डिसकंटिन्यूटी, ऐसा सुना, ऐसा सुना, तो उसको क्या कहते हैं? मोह असंबद्धता, असंबद्धता, अंग्रेजी में मोह डिसकंटिन्यूटी। सर्बियाई मूल के व्यक्ति, नाम था मोहोविचिक, उन्होंने इसकी सोच और इसकी संकल्पना और इसकी टेस्टिंग करके बताया कि एक बिंदु पर जो हमारी पर्पटी की चट्टानें वो खत्म हो जाती हैं और किसी और घनत्व की चट्टानें आ जाती हैं, उस सीमा को उनके नाम पे रख दिया गया, उसे क्या कहा गया? मोह डिस्कंटिन्यू। एक और वैज्ञानिक ने पाया कि मेंटल की चट्टानों में जो जिस तरह से तरंगे चलती थी, अचानक एक जगह पर एस वेव रुक जाती है। एस वेव रुक जाने का मतलब क्या है? तरल आ गया होगा। तो उन्होंने कहा तरल और ठोस की जो सीमा है ये इधर मेंटल और इधर कोर है, तो ये किसने दी? श्रीमान गुटनबर्ग, असंबद्धता। अब बहुत से लोग अपना आत्मविश्वास खोएंगे शब्द से असंबद्धता, यानी यूं समझिए कि जो चट्टानें चल रही थी वो खत्म हो गई, नई चट्टान आ गई, बदलाव के लिए कौन सा शब्द है? असंबद्धता। चलेगा? चलेगा? तो इतनी सी हम बात कर रहे हैं। तो आपसे कई बार पूछता है कि सीमा का नाम क्या है, ये प्रीलिम्स में पूछा है, सीमा समझ में आनी चाहिए। किसने बताई? भूगर्भ शास्त्रियों ने बताई। कैसे बताई? तरंगों को देखकर बताई। एनसीईआरटी कहीं नहीं कहती कि तरंग घनत्व बदलती है, एनसीईआरटी कहती घनत्व बदलने पे तरंग अपना मार्ग बदलेगी। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे हमें जो पता चला वो ये पता चला कि ये वाली जो है परपटी एकदम ठोस है। तो अब इस चित्र को ऐसे रखते हैं, इसके साथ साथ लिखते भी चलें थोड़ा सा, तो लिखेंगे भू परपटी। भू परपटी पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टानी परत, सबसे बाहरी चट्टानी परत परपटी कहलाती है, परपटी कहलाती है। इसमें सियाल तत्व के खनिज अधिक होते हैं। सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है, सियाल के तत्व अधिक होते हैं। ठीक है, इसमें 8 प्रमुख तत्व जो एनसीईआरटी बताती है वो क्या है? अगर आपको याद हो, मैंने निक्षालन में भी बताया था, विश्व भूगोल में क्या थे? सिलिका तो था ही, एल्यूमिनियम था, आयरन था और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विशेष है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा मात्रा में होता है। और उसके बाद बेस बताए थे क्या थे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये विश्व भूगोल में भी बता चुका हूं और तब भी कहा था, ये दोहराऊंगा तो लिख लीजिए। इस पर कई बार प्रश्न पूछता है, कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी में यह भी लिखा हुआ। बाहरी परत है, चट्टानी परत है, सियाल का इसमें बाहुल्य है, ये ठोस है। ठोस मतलब सॉलिड है, और अगर इस पे दबाव डाला गया, अगर इस पे दबाव डाला गया तो ये मुड़ेगी नहीं, ये टूट जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? ये भंगुर भी। अंग्रेजी में भंगुर के लिए शब्द है ब्रिटल, और ठोस के लिए सॉलिड, और रिजिड भी है, अपना आकार बनाए रखते। अगर हल्का मोड़ आ भी गया तो थोड़ा सा है, बट ज्यादा तनाव दोगे तो टूट जाएगा, ज्यादा तनाव दोगे तो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में हुआ, बाहरी है, चट्टानी है। उसके बाद हमने कहा इसके अंदर गहराई पर जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, और उसकी दर क्या है? 32 मीटर पर
1 डिग्री सेल्सियस तापमान का बढ़ना, ये इसकी दर है। तो अब जब परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सर कैसे तैयार करना है, तो ये प्रमुख बिंदु हो गए। जब भी सियाल के बारे में सोच रहे हैं, परपटी के बारे में सोच रहे हैं, ये आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये भूपरपटी 2 प्रकार की होती है, ये 2 प्रकार की होती है, ए महाद्वीपीय और दूसरी महासागरीय। महासागर के नीचे जो जलमग्न है वो महासागरीय होती है। एनसीईआरटी इनके बारे में भी बताती है कुछ कुछ, लेकिन मैं उसे अभी रोक रहा हूं, उसे मैं प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत में इन पर और चर्चा करूंगा, ठीक है। अभी केवल इतना। उसके अलावा ये क्या है, परिवर्तनशील है, अंग्रेजी में कहेंगे डायनामिक। बहुत से छात्र फिर मुझसे कहते हैं डायनामिक शब्द क्या होता है। अरे जो चीज समय के साथ बदले वो क्या होती है, डायनामिक। इसमें परिवर्तन करने के 2 कारक होते हैं। कौन से कारक, कुछ जो बाहर से बल लगेंगे और कुछ अंदर से लगेंगे, तो उन्हें क्या कहते हैं, बाह्य जनित और आंतरजनित बल। तो बाह्य या बहिर्जनित व अंतर्जनित बलों की वजह से। सर बहिर्जनित और अंतर्जनित क्या होते हैं। बहिर्जनित मतलब बहता पानी चट्टानों को रगड़ के घिस के छोटा बड़ा कर सकता है, तो बहता पानी एक बहिर्जनित बल है। मनुष्य ने डायनामाइट लगा के एक चट्टान को उड़ा दिया, तो हम क्या हुए, बहिर्जनित बल। हमने अपनी चट्टान को हिला दिया कि नहीं हिला दिया। आंतर्जनित क्या होते हैं, ये जो अभी हमने बात की सीज्मिक वेव, भूकंप जो आ रहा है वो अंदर से इसे झकझोर देता है, तो इस प्लेट पे तनाव आएगा, और प्लेट पे तनाव आएगा तो मैंने कहा तनाव को कुछ समय तक झेलेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूटते ही भूकंप आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसे हम बहिर्जनित बल कहते हैं। ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं, जो हमने बहिर्जनित की बात, ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं। आंतर्जनित मोस्टली प्राकृतिक होते हैं। क्लियर हो गया। ये आपको भूपरपटी के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं, अगर इसकी गहराई की मैं बात करूं, तो ये यहां पर 8 किलोमीटर यहीं पे लिख रहा हूं, 8 किलोमीटर, और ये 18 से 20 किलोमीटर होगी, या 30 मान लीजिए, 30 किलोमीटर। तो कौन सी वाली मोटी है, इस चित्र में कौन सी वाली मोटी है, महाद्वीपीय परत मोटी होती है, और वहां वाली परत सागरीय परत क्या होती है, पतली, 8 से 10 किलोमीटर तक की। समझ में आ गया, चित्र में भी हो गया, लेखन भी हो गया। अब हम आते हैं मेंटल में। मेंटल या प्रवार, इसका एक और चीज लिख लीजिएगा, यह भी बताना मैं भूल गया, यहां पर डेंसिटी 2.6 से 2.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। महाद्वीपीय 2.6 होगी, महासागरीय कितनी होगी, 2.8 होगी। ये क्या है, घनत्व है। तो स्वाभाविक सी बात है, कौन सा ऊपर है और कौन सा गहरा है, महाद्वीप ऊपर है और महासागरीय गहरा है। जैसे जैसे गहराई में जाते घनत्व बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, बढ़ता है, घनी चीजें अंदर गई। तो जो हमारी महासागरीय परपटी है वो किससे बनी है, अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बनी है, और महाद्वीपीय परपटी किससे बनी, कम घनत्व। नियम वही रहेगा, क्या नियम था, शब्द 3 शब्दों में से कौन सा आएगा, संसर्जन तो नहीं आएगा, घनत्व विभेदन। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि आपके उसमें आ जाए, ठीक है। अब हम अंदर आए तो इसका यहीं पर लिख लेंगे, 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये पृथ्वी का भी औसत घनत्व है, ये पृथ्वी का भी औसत घनत्व है। तो लिखेंगे कि मेंटल परपटी के नीचे
की परत है, मेंटल पर्पटी के नीचे पाई जाने वाली परत है। इसका औसत घनत्व 5.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगभग 80% आयतन, पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगभग 80% आयतन मेंटल में है। तो सबसे बड़ा वाला लेयर कौन सा है? मेंटल। इस चित्र में लग रहा है 80%? नहीं लग रहा, ये चित्र गलत है। ये चित्र क्या है? गलत है। तो समझाने के लिए है, दिखाने के लिए है। ठीक है। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग का लगभग 80% आयतन मेंटल में है, मेंटल की चट्टानों में है। ठीक है। इसमें है मेंटल की चट्टानों में। ये चट्टानें अक्सर पेरिडोटाइट से बनती हैं। कौन सी चट्टानें किससे बनती हैं? मैं लिख रहा हूं, पेरिडोटाइट चट्टानें इसमें होती हैं। कभी कभी पूछता है कि पेरिडोटाइट चट्टान कहां पाई जाती हैं, तो कहां पाई जाती हैं? मेंटल में। सर फिर तो पर्पटी में भी कोई चट्टान होगी, उसका नाम तो आपने बताया नहीं। तो पर्पटी में भी चट्टानें हैं। जो हमारी महाद्वीपीय पर्पटी है उसमें ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी पाई जाती हैं? इसी चित्र पे लिख देंगे, क्योंकि अलग से वाक्य लिखने का नहीं था, ताकि चित्र में अधिकाधिक मिले। और महासागरीय पर्पटी कौन सी चट्टानें होती हैं? बसाल्ट की, बेसाल्ट चट्टानें। बेसाल्ट चट्टान। इनमें सबसे भारी कौन सी चट्टान होगी? पेरिडोटाइट, बेसाल्ट और ग्रेनाइट में बेसाल्ट सबसे भारी होगी। नशा मत किया करो, इतनी देर से विभेदन कर रहे हो। अगर बेसाल्ट भारी होगा तो बेसाल्ट नीचे नहीं आएगा। सर बेसाल्ट कौन सी होगी सबसे भारी? पेरिडोटाइट। सबसे हल्की? सबसे हल्की अब बेसाल्ट होगी। मादक पदार्थों का सेवन बंद करो, 3 ही है। सबसे हल्की ग्रेनाइट, उसके बाद बेसाल्ट, उसके बाद पेरिडोटाइट। सर और भी बताइए। अरे सिद्धांत बताना था, फिर उसी में लग जाते हैं। एक समझ में आता है तो वही पेरे जाएंगे। ठीक है। तो आपको भूगर्भ शास्त्र तो नहीं करना है। 3 अहम चट्टानें पता चल गई। ग्रेनाइट से क्या बने? महाद्वीप। बेसाल्ट से क्या बने? महासागर। पेरिडोटाइट से क्या बना? मेंटल। जितना अंदर जाते जाएंगे वो चट्टानें उतनी ज्यादा घनी होती चली जाएंगी। उनका घनत्व, उनके पदार्थ ज्यादा घनत्व वाले होंगे। ठीक है। सिंपल विज्ञान के सिद्धांत है और इसमें कुछ नहीं। अब हमारे वैज्ञानिकों ने पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पाया ये जो मेंटल है ना, इस मेंटल के भी 2 भाग हैं। 700 किलोमीटर लिख लीजिए। इसे कहा आंतरिक और इसे क्या कहा? बाह्य मेंटल। मेंटल 2 भागों में बटाओ, आंतरिक और बाह्य मेंटल। आंतरिक और बाह्य मेंटल। इसको और नीचे लेके जाते हैं, 2900। ठीक है। क्यों? चट्टानें अलग आ रही होंगी, चट्टानें अलग आ रही होंगी। ठीक है। अब मुझे बताइए, बाह्य और आंतरिक में कौन सा ज्यादा गर्म होगा? आंतरिक ज्यादा गर्म होगा, क्योंकि पृथ्वी के केंद्र की तरफ है। कौन सा ज्यादा घनी चट्टानों वाला होगा? आंतरिक होगा। अब जब बाह्य पे पढ़ना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने पाया, अब ये जानना चाहते थे कि इसकी दशा क्या है, ये ठोस है या ठोस नहीं। तो मुझे बताइए, ठोस होना चाहिए मेंटल या नहीं? मेंटल की क्या दशा है? भौतिक दशा बताइए। एनसीईआरटी क्या कहती है? दोनों है। जब मन करता है ठोस रहता है, जब मन करता है बह जाता है। ऐसा कैसे है?
जलेबी की चाशनी है क्या, जम जाती है या बह जाती है? एक काम करते हैं, मोमबत्ती की कल्पना करते हैं। एक ठोस मोमबत्ती आपने देखी, तापमान बढ़ाएंगे तो क्या मोमबत्ती हल्की मुलायम हो जाएगी? जब तक ठोस है तो ज्यादा खींचतान करोगे तो टूट जाएगी कि नहीं? मोमबत्ती टूट सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मोमबत्ती के आसपास तापमान बढ़ा दिया तो मोमबत्ती हल्की मुलायम होगी, हाथ से मोड़ने से मुड़ जाएगी कि नहीं? लेकिन क्या मोम बह रहा है अभी? नहीं। और पिघालेंगे तो क्या बह भी जाएगा? तो मोमबत्ती की तीन दशाएं हो सकती हैं, ठोस, अर्ध ठोस और तरल। किस पे डिपेंड करेगा? तापमान पे। चट्टाने भी यही हैं, चट्टाने भी यही हैं। अबे मोमबत्ती तो ऐसे ही पिघल जाती है, लेकिन चट्टानों का जो है, जो उनका पिघाल बिंदु है वो कुछ 900 डिग्री सेल्सियस है, 1000 डिग्री सेल्सियस। वो तो सतह पे नहीं मिलेगा ना, उसके लिए तो अंदर जाना पड़ेगा। तो चट्टाने पिघल भी जाएंगी, बट जब तक उनका पिघाल बिंदु नहीं आएगा तो क्या वो ठोस भंगुर बनी रहेंगी या थोड़ी मुलायम होंगी? मुलायम तो होंगी। अब हमारे वैज्ञानिकों ने पता करने की कोशिश की कि वो कहां पर ठोस रहेंगी, कहां पर तरल हो जाएगी। ठीक है, तो पूर्ण रूप से तरल कहां होंगी? यहां पर। ये क्या है? कोर। कोर को भी इन लोगों ने दो भागों में बांट दिया। कौन सा कोर? बाह्य कोर और क्या आपने लिख लिया सब? बाह्य और आंतरिक कोर। किसने बताया मुझे ये सब? भूगर्भ शास्त्रियों ने। सिर्फ नोट्स में टेप के आ गया उनके, बट मैंने उनसे थोड़ा थोड़ा समझ लिया कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये तो सियाल से बनी है और मेंटल किससे बनी है? सीमा से बनी। अभी हम मेंटल की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका यह कहना था कि जैसे ही मोह असंबद्धता पार करोगे, असंबद्धता पार करोगे तो आपका मेंटल पिघलता नहीं है, ये वैसा ही चट्टानी है। क्या है? चट्टानों से बना हुआ है। तो ये चट्टाने कैसी हैं? परपटी जैसी ही हैं। तो भौतिक दशा इनकी क्या है? लगभग परपटी जैसी, ठोस और भंगुर। क्या है? ठोस है और भंगुर है। ठोस भी है, भंगुर भी है, भौतिक दशा। लेकिन रासायनिक दशा क्या है? रासायनिक दशा क्या है? सामने लिखा हुआ है, सीमा। रासायनिक रूप से सीमा हो गया, लेकिन भौतिक दशा क्या है? अभी भी ठोस ही है। तो बड़ा मुश्किल है, उसी के जैसा बिहेव करता है। ज्यादा दबाव दोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो उन्होंने इसका नाम रखा आउटर। ये तो बाह्य मेंटल है ना, तो ये बाह्य का भी बाहरी हिस्सा होगा कि नहीं होगा? तो क्या मैं इसको बा मेंटल लिख दूं? बाबा वाले बाबा नहीं है, गुफा वाले। बाबा का मतलब बाह्य, बाह्य मेंटल। फिर वैज्ञानिकों ने चेक किया भाई कहां तक ये ठोस रहता है, वैसा है कि वैसा। तो उन्होंने पाया 100 किलोमीटर तक। कितनी गहराई तक? 100 किलोमीटर। तो क्या आप 100 लिख लेंगे? 100। जिन लोगों को ऐसे कचरा दिखाई दे रहा है, यहां पे लिख लो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर तक हमारी पृथ्वी की भौतिक दशा क्या है? 100 किलोमीटर की गहराई तक ठोस भंगुर चट्टाने। ठीक है, ठोस भंगुर चट्टाने। लेकिन क्या वो सारा का सारा परपटी है? कुछ हिस्सा मेंटल का भी है। मेंटल का कौन सा मेंटल? बाबा मेंटल। ठीक है। अब इसके बाद चट्टाने होने लगी सॉफ्ट। इसके बाद क्योंकि तापमान बढ़ रहा है तो चट्टाने क्या हो जाएंगी? मुलायम होने लगेंगी, जैसे मोम बताया। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर एस तरंग को उसमें जाना हो तो एस तरंग की गति बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताइएगा, सभी लोग ऑनलाइन वाले भी सोचिएगा। एस तरंग एक ठोस चीज से हल्की मुलायम चीज में घुसने वाली है, तो उसकी तरंग बढ़ेगी या घटेगी? उसकी तरंग की गति घट जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने एकदम नोट किया कि 100 किलोमीटर के बाद जो हमारी तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगे हैं, इनकी गति कम हो जाती है। कौन सी तरंगों की बात कर रहा हूं? पी और एस दोनों। अबे जब एस गई तो पी भी जाएगी ना। पर क्या वो पूर्ण रूप से तरल है?
अगर पूर्ण रूप से तरल होता तो एस जाती नहीं। ठीक है, उन्होंने पाया कि 100 से लेकर 400 किलोमीटर की गहराई तक, कितनी, 100 से 400 किलोमीटर की गहराई तक जो तरंगे हैं उनकी गति कम हो जाती है। तो उसको अंग्रेजी में उन्होंने कहा LVZ। LVZ का मतलब क्या है? अंग्रेजी एनसीईआरटी में लिखा रहता है लो वेलोसिटी जोन। लो मतलब कम, वेलोसिटी मतलब गति। किसकी गति? भूकंपीय तरंगों की गति इस क्षेत्र में मंद पड़ जाती। ये दिखाता है कि चट्टानें यहां मुलायम हो गई होंगी। तो हिंदी में लो वेलोसिटी जोन नहीं लिखते हैं, हिंदी में आप पाओगे लिखा होगा दुर्बलता मंडल। क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। चित्र बन गया अभी सभी का। अब बताइए मेंटल में कितना कचरा कर दिया हमने। मेंटल को पहले क्या बांटा? आंतरिक और बाह्य। बाह्य को भी तोड़ दिया। बाह्य में एक बनाया बाबा मेंटल। बाबा मेंटल किस पे धरा हुआ है? दुर्बलता मंडल पे। बाबा मेंटल कहां पे खत्म होता है? ऊपर से 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर के बाद क्या है? 100 से 400 दुर्बलता आ गया, 400 से 700 बाह्य आ गया, 700 से 2900 आंतरिक। याद रहेगा? क्लास के आखिर में बनवाऊंगा तो बना लोगे? नहीं बनाया तो नाक काटोगे या कान? कान काटेगा। टोपी नहीं पहनी? टोपी, बाल आ रहे हैं? अच्छा हाँ, हवा रहेगी ना, बढ़िया रहेगा, बढ़िया से लहलाती हुई फसल आएगी। एकदम ढक के रखता है, मजा नहीं आता। ठीक है, एक दो की टोपी अभी लगी हुई है, कोई बात नहीं। अभी बरसात के मौसम में वैसे ही फसल ज्यादा अच्छी आती। हाँ जी, तो क्लियर हो गए? हम क्या लिख रहे थे? हम तो मेंटल के बारे में लिख रहे थे। तो अभी तक आपने लिखा है ये क्या है? सबसे ज्यादा आयतन वाली 80%। अब आप लिखिए मेंटल के अंदर इसकी भौतिक दशाओं पर आधारित अलग अलग परतें पाई जाती हैं। मेंटल के अंदर इसकी भौतिक दशाओं पर आधारित अलग अलग परत पाई जाती हैं। पहली परत या ए लिख लीजिए, बाह्य मेंटल। बाह्य मेंटल। बाह्य मेंटल। ये परत परपटी के ठीक नीचे होती है। ये परत परपटी के ठीक नीचे होती है और इसकी भौतिक अवस्था परपटी की चट्टानों के समान होती है। इसकी भौतिक अवस्था परपटी की चट्टानों के समान होती है। ये ठोस और भंगुर चट्टानों से निर्मित होती है। ये ठोस और भंगुर चट्टानों से निर्मित होती है। और इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से कितनी गहराई तक है? जल्दी बताइए। 100 किलोमीटर। इसका विस्तार पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर गहराई तक रहता है। दूसरा क्या है? दुर्बलता मंडल।
अंग्रेजी में LVZ मतलब लो वेलोसिटी जोन, और अंग्रेजी में इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, 100 किलोमीटर की गहराई से 400 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर की गहराई से 400 किलोमीटर की गहराई तक, 100 किलोमीटर की गहराई से 400 किलोमीटर की गहराई तक तापमान में वृद्धि के कारण, तापमान में वृद्धि के कारण मेंटल की चट्टानें मुलायम हो जाती हैं। इस कारण इस क्षेत्र में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। इस कारण इस क्षेत्र में या इस पेटी में भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। यहां की चट्टानें अर्धठोस अवस्था में दबाव पड़ने पर स्थानांतरित हो सकती हैं। ये वाला मैं आप सबको विशेष रूप से बताना चाहता हूं। ठीक है, आपके घर में तेल की शीशी में तेल होता है। तेल क्या होता है? तरल होता है या ठोस होता है या अर्ध ठोस होता है? तरल होता है। तेल, सरसों का तेल, ठीक है, नारियल का तेल, ये क्या है? तरल। ठीक है, सर्दी में नारियल का तेल तरल रहता है, क्या हो जाता है? जम जाता है। क्या ठोस हो जाता है? उठा के दे मारो तो कोई मर जाएगा? नहीं, ऐसा होता है कि दबाव तो दब जाएगा। उसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील। समझ में आया? सर नारियल का तेल मैंने तो कभी यूज ही नहीं किया, ये भी है। टूथपेस्ट जब दबाते हैं तो निकलती है तरल, निकलती है ठोस? तरल निकलती। कौन सी कर रहे हो? वैसे करता पिचकारी, नहीं कहां से लेकर आया तरल। इसलिए बताया कि यहां ऐसी क्लास बैठी है जिसको तरल, ठोस और अर्ध ठोस समझ नहीं आएगा, इसलिए उदाहरण देने पड़ जाते। चटनी क्या है? मिक्स है, मिक्स को ही अर्ध ठोस कहते हैं। तो आपकी ध्यान दीजिएगा, आपकी चट्टानें किस पे धरी हुई हैं? LVZ पे, एस्थेनोस्फीयर। अगर चट्टानों पे दबाव आया तो वो क्या करेगा? नीचे एस्थेनोस्फीयर को दबा के टूथपेस्ट की तरह पिचका देगा। सर पिचक के कहीं तो जाएगा? साइड में चला जाएगा। तो हमने कहा ना, चट्टानों पर अगर दबाव दोगे तो टूट जाएंगी। लेकिन चट्टानें टूट क्यों नहीं रही हैं? क्योंकि जब उन पे दबाव देते हो, उनके नीचे का जो परत है वो कैसी है? वो हल्की सी डिफॉर्मेबल है। समझ में आया? तो चट्टानें, क्या मैं कह सकता हूं पृथ्वी की जो चट्टानें, ठोस चट्टानें हैं, वो एक लगभग सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फीयर पे धरे हुए हैं। ठीक है, तो ये हुआ एस्थेनोस्फीयर, विशेष है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? आंतरिक और बाह्य मेंटल, वो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप लिखिए 700 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य मेंटल रहता है और 700 से 2900 तक क्या रहता है? आंतरिक।
सर इसके बारे में भी कुछ लिखवाइए तो अच्छा फील होगा सर, सारे डब्बे मिठाई के भरे हुए दिखाई देंगे। लिखवा देंगे, अभी इतने पे छोड़ दीजिए, अभी इतने पर छोड़ देंगे, ठीक है। एक विशेष चीज लिखना चाहता हूं, मेंटल की चट्टानें अर्ध ठोस होती हैं, मेंटल की चट्टानें अर्ध ठोस होती हैं और ये एक ही स्थान पर, ये अर्ध ठोस होती हैं और ये एक ही स्थान पर स्थिर नहीं होती। सर इसका मतलब चट्टानें चलती हैं, बिल्कुल चलती हैं, ये एक ही स्थान पर स्थिर नहीं होती। इनका संवहनीय धाराओं में, किसमें? संवहनीय धाराओं में प्रवाह देखा जाता है। यह भी समझा दूंगा जब इसकी बात आएगी तो, विशेष है। और यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे आर्थर होम्स। किसने यह विचार दिया? मेंटल में चट्टानें चलती हैं, यह विचार किसने दिया? श्रीमान आर्थर होम्स ने दिया। सर इसके बारे में और बताइए। बताऊंगा, आगे चल के बताऊंगा, अभी केवल आपका परिचय है, ठीक है। अब हम आ गए किसमें? कोर में। अब हम किसमें आ गए? कोर। तो लिखेंगे कोर, तीसरा लेयर। मेंटल भी हो गया, अब आ गए कोर में। पृथ्वी के केंद्र में पाई जाने वाली परत कोर कहलाती है। यहां सबसे अधिक घनत्व की चट्टानें घनत्व विभेदन के चलते एकत्रित हुई हैं। ठीक है, यहां सबसे अधिक घनत्व की चट्टानें घनत्व विभेदन के द्वारा एकत्रित हुई हैं। मूलतः यहां पर निकल और आयरन, NiFe, निकल और आयरन का प्रभुत्व देखा जाता है। यहां पर घनत्व 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक पहुंचता है। तेरह दशमलव 6 तक यहां पहुंच सकता है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे क्षेत्र में 13.6 है, कितना पहुंचता है? यहां तक पहुंच सकता है 13.6 तक। और ये सबसे गर्म हिस्सा है। यहां का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पहला तो हमने कोर की बात की कि केंद्र में इसका तापमान, पृथ्वी के केंद्र का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, तो पहला तो हमने इसका वो देख लिया कि ये कैसा है। मोटे तौर पर ये निकल और आयरन से बना है, अधिक घनत्व की चीजों से बना है, गर्म भी है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं। ठीक है, अत्यधिक तापमान होने के कारण इसका एक बड़ा हिस्सा या इसका एक बड़ा भाग, अत्यधिक तापमान होने के कारण कोर का एक बड़ा भाग पिघली हुई तरल चट्टानों द्वारा निर्मित है। कोर का एक बड़ा भाग पिघली हुई तरल चट्टानों द्वारा निर्मित है। क्यों? क्योंकि तापमान ज्यादा है। यह भाग बाह्य कोर कहलाता है। यह भाग बाह्य कोर कहलाता है। लंबे अरसे तक या लंबी अवधि तक भूगर्भ शास्त्रियों का मानना था, लंबी अवधि तक भूगर्भ शास्त्रियों का मानना था कि पृथ्वी का कोर तरल है,
का मानना था कि पृथ्वी का कोर पूर्ण रूप से तरल है। पृथ्वी का कोर पूर्ण रूप से तरल है। क्यों तरल होगा? इतना गर्म है, चट्टाने क्या हो जाएंगी? पिघल जाएंगी। ये भी यही मानते थे, लेकिन अब अपवाद आएगा। किंतु भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से, किंतु भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह पता चला कि पृथ्वी के केंद्र में, किंतु भूकंपीय तरंगों के अध्ययन से यह पता चला कि पृथ्वी के केंद्र में कुछ ठोस आवश्यक है। कुछ ठोस आवश्यक है, तरंगों से पता चला। अब मुझे बताइए, तरंगों से कैसे पता चलेगा कि कुछ ठोस आवश्यक है? हाथ खड़ा करके। हाँ, आप क्या कह रही हैं? क्या चीज? बेटा कैसे हुआ, पता कैसे चला मीडियम चेंज हुआ? हम तो कह रहे हैं अंदर तरल है, आप तो यही उम्मीद कर रहे हैं उसकी स्पीड से। हाँ, तरंग समय से पहले आ रही थी। हमें सब कुछ पता है। हमने मान लिया पृथ्वी का कोर क्या है? तरल है। तरल में हमें उसकी गति पता है। गति पता है, हमने अपना टाइम निकाल के रखा हुआ है कि इस टाइम पे आनी चाहिए, और उस टाइम से जल्दी आ गई। जो अपेक्षित टाइम था, अगर उससे जल्दी आ रही है बार बार, तो इसका मतलब कहीं पे घनत्व बढ़ा होगा। समझ में आया? जो हमने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपकी अपेक्षा से पहले आ गई तो यानी बीच में कुछ घना आया होगा, अपेक्षा से बाद में आई तो यानी बीच में घनत्व कम होगा। तो हमने पूरी गणना कर ली, बहुत आसान था कि बाहर ठोस, फिर अर्ध ठोस और उसके बाद तरल। लेकिन जब भी गणना कर रहे थे वो जल्दी आ जा रही थी, जल्दी आ जा रही थी। तो कुछ भूगर्भ शास्त्रियों ने ये पाया, यार सब कुछ ठीक है लेकिन ये जल्दी आती है। तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात की। तो उन्होंने कहा हाँ यार मुझे भी लगता है, बट मुझे लगता है थोड़ा सा ना गणित में, गिनती में गलती हो गई कि इस सब में दिमाग नहीं लगाना। दो चार में फिर बात हुई। फिर उन्होंने दूसरे देश के भूगर्भ शास्त्रियों से पूछा, भाई तुम्हारे यहाँ जब भूकंप आता है तो जो तरंगे आती हैं जो केंद्र से पास करती हैं वो बेंड करती हैं? उन्होंने कहा हाँ बेंड करती हैं। बोला जिस टाइम पे आनी चाहिए निर्धारित टाइम पे आती हैं? बोले हाँ आती तो लगभग वही है, थोड़ा सा पहले आती हैं। तो उन्होंने कहा अरे भाई थोड़ा पहले तो यानी कुछ तो गड़बड़ है हमारी कैलकुलेशन में। बोले नहीं, वो मतलब हम ही लोगों से गलती हो गई, अंदर क्या ही होगा। अब ये अंदर क्या ही होगा कह के बहुत सारे वैज्ञानिक छोड़ रहे थे, लेकिन एक महिला भूगर्भ शास्त्री अपना पीएचडी कर रही थी और उनके प्रोफेसर ने कहा भाई क्या ही होगा पे छोड़ क्यों रहे? अगर हम यहां पर ये मान के चलें कि अंदर एक ठोस चीज है जिसका घनत्व सबसे ज्यादा है, तो फिर गणना करके देखते हैं, फिर सारी सही हो गई। तो अब दोनों के ऊपर बात ही आ गई, यार गणना तो ठीक हो गई लेकिन इतने सारे लोगों को बताओगे कैसे कि अंदर गुठली आई कैसे? है कि नहीं? रसदार पृथ्वी के केंद्र में एक ठोस है, ये आया कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बताना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई तरल किस लिए? सभी लोग बताइए तरल किस लिए? तापमान की वजह से। लेकिन मान लीजिए आपके पास स्कूल के समय की एक किताब है, स्कूल के समय की एक किताब है, दूसरी कक्षा में थी और पिछले 15 वर्षों से वो भारी चीज के नीचे दबी हुई है। अब वो किताब के पन्ने चिपक के लगभग ठोस हो जाएंगे कि नहीं? क्या चीजें दबाव से भी ठोस हो सकती हैं? तो ये तो बात है कि तापमान की वजह से चट्टानें क्या हो जानी चाहिए? पिघल जानी चाहिए। लेकिन दबाव से क्या हम उनका भौतिक रूप परिवर्तित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उदाहरण देना चाहता हूं, आपके घर में गैस का सिलेंडर आता है, हिला के देखिएगा उसके अंदर गैस होती है या वो तरल होता है? वो एलपीजी तरल होती है, हिला के देखिएगा आपको पानी की जैसी आवाज आएगी। तो होने को तो गैस है, लेकिन हमने उसे क्या किया? प्रेशर 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 से उसको क्या कर दिया? तरल। इसलिए उसे कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो अगर हम गैस को संकुचित करके उसे तरल बना सकते हैं तो उसका घनत्व बढ़ाया कि नहीं? उसी तरह से गर्म तरल को अगर बहुत ज्यादा दबाया जाए तो क्या वो ठोस हो सकता है कि नहीं? तो विज्ञान तो इसकी अनुमति देता है। तो दोनों ने, प्रोफेसर और उनकी छात्रा ने कहा भाई हमारा तो यही एक्सप्लेनेशन है
कि हमारा कोर जो है वो तरल इसलिए है कि गर्म है, लेकिन एक बिंदु ऐसा आता है गर्मी की वजह से जो फैल रहा है और ऊपरी परतों की वजह से जो दबाव है, उसमें कौन जीत जाता है? फैलना या दबाव? दबाव जीत जाता है। तो फैल तो अभी भी रहा है, लेकिन दबाव इतना ज्यादा है कि वो तरल ना होकर वो ठोस हो जाता है। जब ये विचार सबको दिया तो सबने अपनी गणना को करके देखा, सारे विश्व में सही हो गई। दोनों को नोबेल प्राइज मिला इस चीज के लिए कि हमारी पृथ्वी का जो कोर है वो एक प्रकृति का नहीं है, वो द्वि प्रकृति का है। किसका है? द्वि प्रकृति का। बाह्य कोर क्या है? तरल है, उसका कारण तापमान, और आंतरिक कोर क्या है? ठोस है, उसका कारण तापमान पे भी भारी पड़ने वाला ऊपरी परतों का भार। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या लिखना है? आंतरिक कोर ठोस, इसमें कितना चला जाएगा? 13.6 चला जाएगा। बाह्य कोर क्या है? तरल, यहां पर 10.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और यहां पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो केंद्र में आते आते 13 को भी पार कर जाएगा। सबसे ज्यादा गठा हुआ और दबाव के चलते ठोस हो गया क्षेत्र, यह कहलाता है। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि इनकी भौतिक प्रकृति क्या है, सबको समझ में आ गई? महासागर, महाद्वीप, उसके बाद आउटर मेंटल, बाबा मेंटल। बाबा मेंटल किस पे तैर रहा है? एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बाद बाह्य मेंटल, आंतरिक मेंटल, उसके बाद एकदम तरल आ जाएगा। तरल का मतलब बाह्य कोर, उसके बाद ठोस कोर। ठीक है, आगे लिखेंगे जो आप लिख रहे थे। भूकंपीय तरंगों के अनुसार 2900 से 5150 किलोमीटर तक, 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक बाह्य कोर होता है, जो कि 2900 से 5150 किलोमीटर की गहराई तक बाह्य कोर होता है, जो कि अत्यधिक ताप के कारण तरल होता है। जो कि अत्यधिक ताप के कारण तरल होता है। किंतु इस गहराई के बाद पृथ्वी के केंद्र तक जाने पर, कितनी गहराई? 5150 किलोमीटर के बाद, इस गहराई के बाद पृथ्वी के केंद्र पर जाने तक ऊपरी परतों का भार इतना अधिक हो जाता है, 5150 से पृथ्वी के केंद्र तक जाने तक ऊपरी परतों का भार इतना अधिक हो जाता है कि कोर का ये हिस्सा या कोर का ये भाग पुनः ठोस हो जाता है। इस ठोस कोर को आंतरिक कोर कहा जाता है। इस ठोस कोर को आंतरिक कोर कहा जाता है। अतः पृथ्वी का कोर द्विप्रकृति का है। अतः पृथ्वी का कोर द्विप्रकृति या डुअल नेचर का है, द्विप्रकृति का है। अतः पृथ्वी का कोर क्या है? द्विप्रकृति का है। इससे कुछ फर्क पड़ता है? इससे कुछ फर्क पड़ता है? तो बहुत बड़ा इससे एक फर्क पड़ता है। एक आखिरी अनुच्छेद लिखेंगे। इस द्विप्रकृति के कोर के कारण ही पृथ्वी में
इस द्विप्रकृति के कोर के कारण ही पृथ्वी में भू चुंबकत्व, जियो मैग्नेटिज्म का जन्म हुआ। तो पृथ्वी में जो चुंबकत्व है वो किस वजह से है? इस द्विप्रकृति के कोर से बना है। ठीक है, वो कैसे है उस पर भी बात करेंगे। अभी हमें बस इतना जानना था। पृथ्वी का आंतरिक संरचना मैंने आपसे कई बार कहा है, अगर आप 6ठी से 12वीं तक के हैं तो आपको जो सूचना मिल रही है उसे डाइजेस्ट करें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो विषय खत्म होने दीजिए। विषय मैंने खत्म कर दिया, कोई प्रश्न है तो पूछिए। ऑनलाइन पूछूंगा तो फिर वही हर्षिता आएंगी, सर गुस्सा हो क्या? अरे ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से पूछते समझ में नाराज हो क्या? मास्टर जी से लगे हुए हैं, है कि नहीं? जल्दी से बताइए। कोई डाउट है तो पूछिए, हाथ खड़ा करिए। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया में मुझे जाना है, जो कि आप सबको आना चाहिए लेकिन आता नहीं है। बहुत ही बेसिक वो सवाल है। कोई डाउट है? नहीं है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे भूगोल पर। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? टाइम पास कर रहे थे। अब आ गया भूगोल। भूगोल क्या है? पृथ्वी की सतह का अध्ययन। ये बहुत विशेष चीज लिखने वाला हूं। तो पृथ्वी की सतह क्या है? कोर है या मेंटल है या परपटी है? ना कोर है, ना मेंटल है, ना परपटी है। उसका नाम है स्थल मंडल। हाँ सर, तो वही तो है, परपटी नहीं है इसलिए बता रहा हूं। स्थल मंडल इज इक्वल टू परपटी प्लस बाबा मेंटल। पृथ्वी की सतह का बाहरी ठोस चट्टानी आवरण। बाहरी ठोस चट्टानी भंगुर आवरण, जो कौन सा है? वो दुर्बलता मंडल पर स्थित है। ये समझ में आना चाहिए। जब हम बात करते हैं पृथ्वी की सतह का अध्ययन, तो हम कर किसका अध्ययन रहे हैं? केवल परपटी का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं उस सारे के सारे ठोस हिस्से का। तो उसका एक अधिकांश भाग क्या है? उसका एक अधिकांश भाग परपटी है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा क्या है? बाह्य बाह्य मेंटल। तो क्या मैं कह सकता हूं स्थलमंडल की गहराई 100 किलोमीटर है? मैं नहीं चाहता आज के बाद जो भी छात्र मेरी क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, स्थलमंडल आपके लिए परपटी हो। स्थलमंडल परपटी नहीं है। परपटी स्थलमंडल का भाग है। जो भी ठोस हिस्सा है इसमें मेंटल का भी भाग आता है। क्लियर हो गया किस पे तैर रहा है? दुर्बलता मंडल। जब मैं आपको भूकंप के बाद और ज्वालामुखी, भूकंप और ज्वालामुखी बताऊंगा, ये सारी की सारी प्रक्रिया दुर्बलता मंडल से जुड़ी हुई है। ज्वालामुखी में जो मैग्मा आता है वो अधिकांशतः कहां से आता है? दुर्बलता मंडल का ही निकलेगा, वही सबसे ऊपर है। इसी में आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उसमें आता है महासागर विस्तरण सिद्धांत, हैरी हेस का सी फ्लोर स्प्रेडिंग। मैग्मा निकल के आएगा, इससे बनेगा। जो महासागर में कटक बनते हैं वो किससे बनते हैं? इसी मैग्मा से बनते हैं जो दुर्बलता मंडल से बाहर आएगा। ये सारी चीजें मेरे काम आने वाली हैं, इसलिए आपको ये सारी चीजें मैंने दी। ठीक है, तो भूगोल यहां से औपचारिक रूप से शुरू होना चाहिए, क्योंकि भूगोल जो है, भूगोल पृथ्वी की सतह है। लेकिन हमें दो वैज्ञानिक समूहों से बातचीत करनी पड़ गई। पहला क्या थे? हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिक्स, और दूसरा हमारे भूगर्भ शास्त्री। किसी की फिर भी और ज्यादा दोस्ती का मन हो तो आपके पास पूरा इंटरनेट है, जो डालना हो वो डाल लीजिएगा। ठीक है, अब मैं इससे पहले मैं पृथ्वी पर
आगे बढ़ूं और पृथ्वी की सारी लिथोस्फीयर की घटनाओं से आपको परिचित करूं, एक बहुत अहम बिंदु आता है कि पृथ्वी पर किसी एक बिंदु की लोकेशन, अवस्थिति कैसे पता की जाती है। ठीक है, इसी में आता है ग्लोब और मैप। 6th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मानचित्र भी दिया हुआ और क्या दिया हुआ है, ग्लोब भी दिया हुआ है। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, है कि नहीं? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक मॉडल है ग्लोब? ठीक है, वो क्या एक्चुअली जियोइड आकृति में है, आसान मॉडल है? तो आसान सा मॉडल है, लेकिन मुझे कोई ना कोई बिंदु चाहिए जिसकी मुझे लोकेशन ढूंढनी है। तो ये एक बिंदु है एक्स। अब मैं कैसे बताऊं ये कहां पर है? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसा एक तंत्र बनाना पड़ेगा जिसके सापेक्ष में हम एक्स की स्थिति को बता पाए। तो हमने स्कूलों में एक्सिस देखा था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इससे पॉइंट बताया जाता था। तो अब हमें पृथ्वी पे बनाना था, तो पहले तो हमें एक ऐसी क्षैतिजिक रेखा चाहिए होगी। तो हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई। कौन सी बनाई? स्वाभाविक था, हमने क्या किया, ग्लोब लिया और ग्लोब को बीच में से काट दिया। तो जो उस पे वृत्त बना, जो उसको काटने से वृत्त बना, वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। इसको हमने क्या कहा, कौन सा वृत्त? विषुवत वृत्त। इससे पृथ्वी कैसे हो गई, 2 भागों में कट गई। इन दोनों भागों को क्या कहा गया, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, फिर हमने कहा हमें तो एक्स के बारे में पता करना है, तो एक्स की दूरी निकालनी थी। तो हमने कहा कि अगर पूरी की पूरी पृथ्वी कितने कोण की है, 360 की है, अगर हम यहां से एक रेखा ले लें तो क्या यहां से लेकर यहां तक ये 1/4 है कि नहीं? अगर पूरी 160 है तो 1/4 कितना कोण हुआ, 90 डिग्री। इसको हमने 0 मान लिया और इसको हमने मान लिया 90। और एक एक अंश के अगर हम वृत्त बनाने शुरू करें तो हमारे पास ऐसे 90 वृत्त हो जाएंगे। जिस वृत्त पर ये आया वो इसकी लोकेशन हो जाएगी। अगर ये 0 से 20 डिग्री ऊपर है, सर ये 20 डिग्री कहां नापते हैं? तो 20 डिग्री यही नापते हैं जहां 90 नापा। 90 कहां से नापा? तो पृथ्वी के केंद्र पर अगर ये है, अगर ये बिंदु है तो ये कितना हुआ, 45 डिग्री हुआ। अगर यहां पे कोई है तो ये कितना हुआ, 20 डिग्री हुआ। ठीक है, तो ये जो क्षैतिजिक रेखाएं हैं इनका हमने एक नाम रखा, क्या कहा उन्हें, अक्षांश। आसान चीजें। अब तो हमने विश्व भूगोल इसलिए पहले किया था ताकि जब हम अक्षांश के बारे में पढ़ें तो हमें पता चले ये तो सिर्फ एक रेखा है, एक वृत्त है। वो कैसे बनता है, पृथ्वी के केंद्र पर अगर 20 डिग्री का कोण लेकर ऐसे गोल घुमाया जाए धागे को, तो जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा, 20 डिग्री का वृत्त कहलाएगा। तो जो भी बिंदु उस वृत्त पर आएगा वो क्या, उसका एड्रेस क्या होगा, 20 डिग्री। लेकिन 20 डिग्री कहां, ये तो 2 गोलार्ध थे। तो अगर इसके ऊपर है तो ये क्या कहलाएगा, 20 डिग्री उत्तर गोलार्ध, 20 डिग्री दक्षिण। क्यों जरूरी है ये बताना? क्योंकि भारत में महाराष्ट्र का चंद्रपुर और ब्राजील में, याद है घंटा, बेलो हॉरिजॉन्टे, बेलो हॉरिजॉन्टे, दोनों के दोनों का जो अक्षांश है वो 20 डिग्री। फर्क क्या है, भारत वाला उत्तर में है और ये किस में है, दक्षिण। समझ में आ गया? तो अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश इस तरह के क्षैतिजिक वृत्त होते हैं। और वो यूं समझिए कि ये पृथ्वी का केंद्र लिया, उसको बीच में से काटा, केंद्र में एक धागा रखा और धागे को खींच के 20 डिग्री के कोण पे अगर उसको चक्कर लगाने को कहा तो एक वृत्त बनेगा। उस धागे को 50 डिग्री पर ले गया तो अब यहां पे एक वृत्त बनेगा। और अगर उस धागे को 90 पे ले गया तो अब तो वृत्त ही नहीं बनेगा। ठीक है, वो बिंदु ही रहेगा। तो इनको क्या कहते हैं, अक्षांश। अक्षांश का कोई महत्व? मैंने पूछा अक्षांश का कोई महत्व, ये कह रही है लैटिट्यूड। ये थोड़ी पूछा था अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तापमान। अक्षांश हमारी तापीय पेटियों को डिसाइड करता है। जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि सर
वो जो कोण है आपतन कोण, तो जब आप 0 डिग्री पर होते हैं तो सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। जब आप 45 डिग्री पे होते हैं तो ये आपकी सतह और कितना कोण पड़ रहा है, 45 डिग्री। तो इस वजह से मैं आपको पहले भी विश्व भूगोल में पढ़ा चुका हूं, अरस्तु ने कैसे बांटा था, 0, 30, 60, इसको गर्म कहा, इसको ठंडा कहा, इसको बर्फीला। तो ये पहले भी बता चुका हूं विश्व भूगोल में, सबको समझ में आ गया। लैटिट्यूड, क्या लैटिट्यूड की परिभाषा पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगर पूछ के उस पर कोई प्रश्न बनाना होगा तो बना भी सकता। वो परिभाषा कहां दी हुई है? एनसीईआरटी में दी हुई। एनसीईआरटी में दी हुई है, हमारे मटेरियल में भी रहेगी। और किस तरह की परिभाषा होती है, ये स्तरीय, पहले मैं आपको दिखा दूं, तो दिखाना भूल गया, कुछ लोग तो इसीलिए आते हैं। ये देखो, ऐसे खोला, अंदर से माल निकला। अच्छा, ये वाला था आंतरिक कोर, बाह्य कोर, आंतरिक मेंटल, बाह्य मेंटल, और इधर स्थलमंडल। ठीक है, ये क्या है हमारा? परपटी। कौन सी परपटी? सागरीय परपटी। ये कौन सी? महाद्वीपीय परपटी। और ये कौन सा? बाबा मेंटल, बाबा मेंटल। ठीक है, बाह्य सागरीय, सागरीय पतली होती है, 8 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर तक, और फिर ये बाबा, मिला के कितने बनते हैं? 100 किलोमीटर। किस पे तैर रहे हैं? दुर्बलता मंडल। यही बताया। ठीक है, किताबों में ऐसा निकलता है। फिर से वही है, ऊपर की परपटी, और फिर ये हमारा वो अपर मेंटल, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये हम देख चुके हैं। ये हमने देख लिया था। मोहो डिस्कंटिन्यूटी हो गई, उसके बाद गुटनबर्ग हो गई। ठीक है, ये जो हमारा इन दोनों के बीच में है, किसके बीच में? ये जो मेंटल है, आउटर और इनर, इनके बीच वाली क्या होती है? रेपेटी। वो भी लिख लीजिए। बाह्य मेंटल और आंतरिक मेंटल के बीच में भी तो पता चला होगा ना किसी को, तो उसका नाम क्या है? रेपेटी। बाह्य और आंतरिक मेंटल कितने किलोमीटर पे था? 700 पे। 700 पे कौन सी आई? रेपेटी। ऐसे ही बाह्य कोर और आंतरिक कोर कितने पे है? 51-50 पे। वहां वाली का नाम क्या है? लीमन। लीमन। सर ये अंग्रेजी में लिखा है सर, मुझे अंग्रेजी जो है एकदम आती नहीं है, तो ये क्या हो गया? लीमन। और ये क्या हुआ? रेपेटी। रेपेटी। और आपको ये भी बता दूं कि जो हमारी क्रस्ट है, कौन सी क्रस्ट? स्थलीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट, उनमें भी थोड़ा अंतर है। तो उनके बीच की को कहा जाता है अपर एंड लोअर क्रस्ट। उनको क्या कहा जाता है? कॉनराड। क्या नाम है? कॉनराड। सर कॉनराड समझ में नहीं आया। ये सोचिए, ये क्या है? हमारी महाद्वीपीय, दिख रही है कॉन्टिनेंटल, और ये क्या है? महासागरीय। तो कॉन्टिनेंटल और महासागरीय के बीच की जो असंबद्धता है, उसका नाम क्या है? कॉनराड। तो आसान चीज, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो, क्रस्ट के अंदर अंदर सी से क्रस्ट, सी से कॉनराड, याद रहेगा? सी से क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर कॉनराड। दिख रहा है? लिख लिया था कि नहीं लिख लिया था? फिर एम से मेंटल, एम से मोहो आ गया। अब मेंटल के अंदर दो हैं, मेंटल के अंदर दो हैं, तो हमारा क्या है? आउटर और इनर। आउटर आर रेपेटी, रेपेटी। और फिर कोर किससे बना है? लोहा से बना है, लोहा और लीमन, याद रहेगा? उसमें भी हो गया। ये भी प्रीलिम्स में पूछ लेता है, इसलिए आपके लिए स्लाइड्स थी ताकि आपका टेस्ट भी हो जाए, आपको जानकारी भी मिल जाए। जल्दी से बताइए पहले प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? जल्दी से बताइए कितने लोग ए अल्फा भूकंपीय तरंग प्रत्यक्ष? बेटा नशा नहीं करना चाहिए, अप्रत्यक्ष होता है, इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। ज्वालामुखी, अच्छा सर वो देखा नहीं था। इतने में तो प्रीलिम्स निकल जाता है, इतने में तो पूरे 1 साल की सजा हो जाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? ए
ऊपरी और निचला मेंटल, बी भूपर्पटी और कोर, सी भूपर्पटी और बाबा मेंटल। कौन सा है? समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहें तो आज एक उत्तर लिखने की कोशिश करें। भूकंपीय गतिविधियों के अतिरिक्त भूगर्भ की जानकारी के अप्रत्यक्ष साधन क्या होते हैं? आप चाहो तो लिस्ट लिख सकते हो, अभी बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बस ये हो सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी संबंधी साधनों की चर्चा करें। प्रीलिम्स भी बता दिया, मेंस भी बता दिया। जो बताया है वो चित्र के साथ आप कर सकते हैं। जो क्लास में लिखवाना था वो भी लिखवा दिया। भूगर्भ का टॉपिक था ताकि खत्म हो जाए, इसलिए किया है। केवल सीमित लिखना हो तो अप्रत्यक्ष साधन लिखना। अगर ज्यादा बृहत क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो क्या आएगा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी संबंधी साधनों की चर्चा करें। सर कितने उसमें करना है? ये 10 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा। आपके दो प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं मेंस में, एक 10 का आ रहा है, एक 15 का आ रहा है। 10 वाले में 200 शब्द काफी। ठीक है, अगर आपको अभ्यास करना हो इस विषय पर तो आप ये कर सकते हैं। क्लियर? ये क्या है? ग्लोब। ग्लोब में कुछ रेखाएं हैं। अभी तक हमने क्षैतिजिक रेखाओं की बात की थी, लेकिन यहां पर कुछ क्या है? लंबवत रेखाएं भी। जब ये रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं उसको कहते हैं ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। तो अगर आता है भौगोलिक ग्रिड क्या है, तो क्षैतिजिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश। और लंबवत को क्या कहते हैं? देशांतर। तो देशांतर और अक्षांशों के काटने से जो जाल बनता है उस जाल को क्या कहते हैं? भौगोलिक ग्रिड। इस ग्रिड से हमें क्या मदद मिलती है? हमें किसी भी जगह पर उसके स्थान का निर्धारण करने में, उसकी स्थिति का निर्धारण करने में मदद मिलती है। तो एक ये हो गई रेखाएं, और इनको काटती हुई नीली रेखाएं क्या हैं? ये इस तरह के होते हैं। ठीक है, क्या आपको अक्षांश समझ में आ गए या नहीं आ गए? अक्षांशों का यूज क्या था? तापमान से जुड़ा हुआ। अब हम करेंगे देशांतर। ये पृथ्वी है। पृथ्वी का तरबूज अगर काट लिया जाए तो उसमें से जो ये टुकड़ा मिलेगा, इस टुकड़े को दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो यहां का कोण ले लीजिए, विषुवत रेखा से उत्तर में जो कोण है, एक तो वो लिया जा सकता है। अन्यथा क्या लिया जा सकता है? ध्रुवों पर कोण लिया जा सकता है। जब ध्रुवों पर कोण लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? देशांतर। ये अक्षांश है। किसी दिए गए बिंदु की विषुवत वृत्त से उत्तर या दक्षिण की कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। चाहे तो लिख लीजिए, नहीं तो ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ लोग का ऐसा फीस दिया है मैं तो लिखूंगा। लिखो, कोई बात। मुझे लगा तुम शिक्षा लेने आए थे, कुछ तो एकदम वसूली करने आते। बिल्कुल ऐसा होता है कि इनको तो हफ्ता के लिए रखना चाहिए था। कैसे आ गए? सर आगे मौका मिलेगा, हफ्ता भी लेंगे, टेंशन ना लो, अभी पहले परिभाषा दो। ठीक है, तो ये मैंने पहले आपको समझाया। क्या बताया? कोई भी बिंदु ले लो, कोई भी बिंदु ले लिया, उस बिंदु का विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में कोणीय दूरी। सर ये कोणीय माप समझ में नहीं आया। ये कोण है ना, एंगल। तो ये जो होगा, सभी लोग अगर मैं इसी चित्र में दिखाऊं, इसी चित्र में दिखाऊं तो 30 डिग्री होगा। ये 60 डिग्री है। 30 का मतलब ये कोण, 60 का मतलब ये कोण। इसलिए इसको क्या कहा? कोण। कहां से नाप रहे हैं? विषुवत। ये ध्यान रखना है, विषुवत। विषुवत क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी को दो गोलार्धों में बांटता है। ठीक है, अब हम वर्टिकल देखने वाले हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एक तरबूज मैं लेता हूं और तरबूज को बीच में से काटता हूं, दो भाग तो हो गए। एक ही तरह से काट सकता हूं,
लेकिन अब एक तरबूज है और मैं उसे ऊपर से काटने वाला हूं, कितनी तरह से काट सकता हूं? कैसे भी काट सकता हूं। मेरे चाकू पे कैसे गिरेगा? ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, पूरे 360 डिग्री के कोण पे गिर सकता है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे ऐसे दो भागों में बांटना है तब तो बीच में से ही काटना था। तो विषुवत रेखा तो हम सबके लिए एक नेचुरल चॉइस थी, एक तरबूज को दो भागों में बांटने के लिए। लेकिन अगर तरबूज की फांकें काटी जाएं तो वो जो फांक काटोगे ऊपर से, तो वो तो आप बहुत सारी दिशाओं में काट सकते हो। तो अब हमारे पास एक समस्या आ गई कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा, एक जो काटेंगे इस काट को हमें जीरो मानना पड़ेगा। यहां पे तो जीरो क्या था? विषुवत नेचुरल जीरो था ना। लेकिन यहां पर जब हम आगे आएंगे, जब हम उनको लंबवत काटेंगे, अब जब लंबवत काटेंगे तब हमें एक को रेफरेंस लेना होगा, उसको क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन सुना आपने? तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रीनविच मेरिडियन। देशांतर की परिभाषा लिखेंगे सभी लोग। देशांतर क्या है? किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न से, किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न रेखा से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। किसी स्थान की प्रधान मध्याह्न से पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी। अब ये भी समझा देता हूं, ये बहुत ही सरल सी चीजें हैं, लेकिन छात्र इसमें गलती करते हैं और सिर्फ परिभाषा में आ जाता है। इसलिए मैंने कहा एक छोटा सा टॉपिक आपको क्लास के एंड में करवा देता हूं। तो किसी भी स्थान का अगर मुझे लोकेशन बतानी हो तो आपको बताना है इस बिंदु का लोकेशन। कौन बताएगा मुझे? पहले तो ये बताइए, फिर मैं इनको समझा भी देता हूं। ये एक बिंदु है, इस बिंदु का लोकेशन बताएं। कोई बता सकता है? ग्रिड में कहां आ रहा है? अगर ये 0, 10, 20, 30, 40 और इधर क्या है? 10, 20, 30। लिखिए, पहले लिख लीजिए जल्दी से। पी की लोकेशन क्या लिखोगे? पी की लोकेशन कॉपी में लिखिए, फिर मैं अपना उत्तर दूंगा। कॉपी में लिखिए, ये जो पी बिंदु है ये है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। ये है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। जल्दी से पी की लोकेशन लिखी सबने कॉपी में? इतना क्या रॉकेट साइंस है? जल्दी से लिखो। पता तो चले। अभी देखो सारे आईएएस बैठे हुए एकदम धुरंधर आईएएस। छठी एनसीईआरटी सर मैंने पहले ही खत्म कर दी थी। वो तो मैं अभिमन्यु था सर, मैंने गर्भ में ही पढ़ ली थी एनसीईआरटी तो सर। मैंने कहा छठी वटी कौन पढ़ता है यार, है कि नहीं? उत्तर ऐसे लिखा जाता है, LATONG। लैटिट्यूड 40 रेखा पर आ रहा है। 40 सर मेरा बहुत सही हुआ। अबे आगे ये भी लगाना था और ये भी लिखना था, नॉर्थ या उत्तर, क्योंकि आपको उसका लोकेशन। अब क्या है? उसके बाद इधर आए तो इधर इस पर नहीं है, ये 10 था, ये 20 था, ये 30 डिग्री। लेकिन वो जो हमारा प्रधान मध्याह्न है उससे पूर्व या पश्चिम? पूर्व। ईस्ट मतलब पूर्व। ठीक है। तो अपने पड़ोसी का देखो कितने मैंने से शर्म से लिखा था, छुपा के एक बिंदु लिखा था। अच्छे से लिखो, गर्व से लिखो। ये तो डिग्री में लिखा, अंश में लिखा, लेकिन डिग्री का छोटा हिस्सा भी होता है, वो क्या होता है? मिनट। तो नॉर्मली कई लोकेशंस ऐसी आएंगी, जब आप पाएंगे तो लोकेशन कैसे लिखी होगी? लैटिट्यूड 40 डिग्री 42 मिनट नॉर्थ, 90 डिग्री 32 मिनट ईस्ट। तो डिग्री का अंश का छोटा हिस्सा क्या होता है? मिनट। तो डिग्री मिनट सेकंड में लिखा जाता है। ठीक है। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। तो एक मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। सर ये मिनट और सेकंड तो समय की को नापते हैं, समय को भी नापते हैं और कोण के मापन में भी ये यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो जो लोग पहली बार इसका परिचय ले रहे हैं उसके लिए। अब मैंने इस तरबूज को काटना था, तरबूज को काटना था तो मेरे पास बहुत सारे तरीके थे।
ये तरबूज लिया मैंने और इसको मैंने यहां से काट दिया, तो ये कैसा बना? ऐसा और ऐसा बन गया, ठीक है। लेकिन मैं इस तरबूज को यहां से भी काट सकता था, तब क्या बनता है? ये तब इस तरह का बन जाता है। ये कैसे भी काट सकता हूं मैं, मेरे पास बहुत सारे तरीके थे, मैं इसको ऐसे काटूं, वैसे काटूं, ऐसे बहुत सारे तरीके। तो हमने कहा कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, पूरी की पूरी पृथ्वी को एक लाइन से काटेंगे। ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के केंद्र में एक लाइन हमने ऐसे ली, किसको जोड़ा? उत्तरी ध्रुव को, नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को जोड़ा और इस तरफ से काटा और पीछे से भी काट दिया, तो दो टुकड़ों में हो गया। अब ये कहां से होगा? इसको हमने मान लिया प्रधान मध्याह्न। तो हमारे पास क्या होता है, मैं शब्द भी लिख देता हूं, देशांतर। देशांतर का मतलब लॉन्गिट्यूड, अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, और क्या लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में? देशांतर के अलावा अयनांत भी लिखा होता है। अयनांत लिखा होता है कि सारे शब्द में देना चाहता हूं ताकि उसमें डरना नहीं। अयनांत लिखा होता है, मध्याह्न लिखा होता है, उसका मतलब होता है मेरिडियन। क्या होता है? अयनांत का, अयनांत या मध्याह्न का मतलब होता है मेरिडियन। तो हमें लेना था केंद्रीय मेरिडियन। तो ये जब संकल्पना हो रही थी तो इसमें कई बार आपने सुना होगा यूरो केंद्रितता। यहां पे ब्रिटेन है, ब्रिटेन की रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, उससे एक रेखा पास होती है, वो रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच नाम की जगह पर है। तो इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा गया क्योंकि ग्रीनविच में है। इसको प्रधान देशांतर कहा गया। क्या कहा गया? प्रधान देशांतर या मध्याह्न या अयनांत कहा गया। देशांतर या अयनांत, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन। और इसको क्या घोषित कर दिया? 0 डिग्री। इसको क्या घोषित किया? 0 डिग्री घोषित किया। अब पृथ्वी दो भागों में बट गई। इस गोलार्ध को क्या कहा? पूर्वी गोलार्ध। और इस गोलार्ध को क्या कहा? तो पूर्व और पश्चिम किसके सापेक्ष में है? ब्रिटेन के सापेक्ष में है। यूरोप को केंद्र में रख के यूरोसेंट्रिसिटी हो गई कि नहीं होगी? तो जो पृथ्वी को देशांतरीय या आपके अयनांतीय भागों में बांटा गया, इसको यूरोप में केंद्र में रख के बांटा, ठीक है। अब इस तरफ आधा गोलार्ध है और इस तरफ भी आधा गोलार्ध है, तो हमने एक एक अंश के इस तरह से गोले काटने शुरू किए। कितने कितने डिग्री के? एक एक डिग्री के। कितने संभव है? अगर यहां से 0 है तो आधा जाऊंगा तो कितना आएगा? 90, और पूरा जाऊंगा तो 180। तो आपके देशांतर कितने होते हैं? 0 से शुरू होते हैं, 180 तक जाते हैं। देशांतर कह रहा हूं, हाँ देशांतर। और अक्षांश कितने थे? 0 से कहां तक जा रहे थे? वो 90 तक जा रहे थे। लेकिन ये क्या जाता है? 0 से 90 और 180। ऐसे इधर भी जाएगा, 0 से 90 और 180। अंतर क्या होगा? ये पूर्व होंगे और ये 90 डिग्री पश्चिम। बट एक समस्या आएगी, वो जो 180 पूर्व होगा वही तो 180 पश्चिम भी होगा। होगा कि नहीं होगा? उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सुना आपने? ये पढ़ के आना है कल। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, वो जो 180 डिग्री आएगा, इसका उल्टा जो आएगा, 0 वाले को क्या कहा? प्रधान मध्याह्न कह दिया, प्राइम मेरिडियन कह दिया, ग्रीनविच रेखा कह दिया। यहां से पूर्व और पश्चिम का निर्धारण होता है। जैसे अक्षांशों से क्या पता चलता था? तापमान। देशांतरों से क्या पता चलता है? समय पता चलता है। समय पता चलता है। कैसे समय पता चलता है? वो भी है, आज रात 10:30 बजे भारत और जर्मनी का हॉकी का सेमीफाइनल है। कहां पर है? पेरिस में। क्या पेरिस में भी 10:30 बजे होंगे?
क्या समय होगा, कैसे पता चलेगा? सर कैसे पता चले, पता कैसे चलेगा ये बताओ। ऐसा होता है कि मैं यहां पर हूं, अगर मुझे इंग्लैंड जाना हो तो वहां का टाइम अलग है। क्रिकेट का मैच अभी जब हम वहां गए थे कैरेबियन में, उनके टाइम अलग होते थे कि नहीं वर्ल्ड कप में? तो ऐसा कैसे पता चलेगा? उसके लिए कौन मदद करता है? देशांतर। तो आपका होमवर्क है ये वाला मानचित्र देख कर आना है। क्या है ये? विश्व के टाइम जोन्स क्या है? टाइम जोन कल सिखाऊंगा कि टाइम जोन कैसे बनते हैं, और टाइम जोन पे जितना भी आप पढ़ लीजिए आपको कभी टाइम जोन नहीं आएगा जब तक आप टाइम जोन के प्रश्न हल नहीं करोगे। प्रश्न क्या आएगा? सुमित न्यूजीलैंड में रहता है और लंदन में उसके दादाजी को फोन करना चाहता है। न्यूजीलैंड में शनिवार को शाम को 6 बजे हैं, लंदन में समय क्या होगा? अगर आपने ये सही कर लिया तो आपको आ गया, वरना तो थ्योरी पढ़ते रह जाओ। कुछ लोग इतना गुस्सा हो जाते, सर सारी दुनिया में एक ही टाइम क्यों नहीं रख लेते? तो ये भी सोचिएगा, प्रश्न आपके पास है, पूरी दुनिया में एक ही समय क्यों नहीं रख लेते? सोच के आइएगा। स्वाभाविक सी बात है, ना होगा सिर ना होगा दर्द। ये मीरा है, लंदन में है, कामकाजी छुट्टियों पर है, शनिवार सुबह 8 बजे भारत में उनकी मां को फोन करने का फैसला करती हैं। भारत में समय बताएं। सर एक ही टाइम होता तो सब बढ़िया रहता कि नहीं रहता? तो आपका सवाल यह है कि आपकी एटलस में यह मानचित्र दिया हुआ है, एटलस में देख के आएंगे कि अलग अलग टाइम जोन है। आज का तो एक सॉल्व करके आएंगे। आज रात 10:30 बजे भारतीय समय पर सेमीफाइनल है भारत और जर्मनी का। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी टीम को, और उम्मीद है कि हमारी टीम जीतेगी भी। आसान नहीं है, बिल्कुल जीतेगी। आपको पता करना है पेरिस में समय क्या होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, गुड नाइट।